बग़ैर किसी तमहीद से तमाम मेहमानान से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मेरी मुराद मुंबई से तशरीफ़ लाए उर्दू कारवां के सदर अली जनाब फ़रीद अहमद ख़ान साहब, उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। साथ ही साथ आज के हमारे तीनों स्पीकर्स अली जनाब आमिर अंसारी साहब, अली जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब और फैज़ान साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही साथ आज की इस महफिल को पुररौनक बनाने के लिए मुंबई से उर्दू कारवां के ज़िम्मेदारान अली जनाब मोहसिन साहिल साहब, तबस्सुम नाटकर साहिबा और प्रिंसिपल सायरा खान साहिबा और हमारे औरंगाबाद उर्दू कारवां की सरपरस्त डॉक्टर मसरत फिरदौस साहिबा, इन तमाम से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं नफीसा साहिबा और राशिदा साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो मेहमानान को स्टेज तक लेकर आएं। खुश आमदीद, वेलकम टू औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो 24। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा खान खैरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज के बहुत करीब आ जाएं ताकि उनको मैं जिम्मेदारी सौंप सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस मुनफरिद प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई चलाने के लिए हमने यहाँ पर खुसूसी तौर पर मदऊ किया है डॉक्टर मुस्तफ़ा खान खैरी साहब को, जो सदर शोबे अरबी है सर सैयद कॉलेज में, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं, अरबी के रिसर्च गाइड हैं। मैं उनका उर्दू कारवां एजुकेशन एक्सपो की जानिब से इस्तकबाल करता हूं और हमारी दावत को उन्होंने कबूल किया, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई आज के इस प्रोग्राम की शुरू करें। डॉक्टर मुस्तफ़ा खान खैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़तमन नबिय्यीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल जिबालि जुददुन बीदुन हुमरुन व मुख्तलिफुन अलवानुहा व ग़राबीबु सूद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु कमआदिन। आज उर्दू कारवां एजुकेशनल एक्सपो और सर सैयद कॉलेज के इश्तराक से ये औरंगाबाद की सरज़मीन पर तारीख़ी प्रोग्राम मुनक़िद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान करीम की आयत और एक हदीस आपके सामने रखी है। आज के इस प्रोग्राम की अज़मत, अहमियत और उसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आती है और आती रहेगी, इस तरफ ये आयत और हदीस बहुत वाज़ेह इशारा करती है। अल्लाह फरमाते हैं, जैसे ज़मीन में बहुत से ख़ज़ाने दफन हैं, अलग अलग रंग के पत्थर हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, फूलों के मुख्तलिफ रंग हैं, इंसानों की ऐसी ही किस्में। लेकिन उन किस्मों तक पहुंचना, उन खुसूसियात तक रसाई हासिल करना और ज़मीन में मदफून उन पत्थरों में से हीरों को तलाशना, ये बहुत अहम काम है और ये एक ज़िंदगी का एक मकसद भी शामिल होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे कान हुआ करती है जिसमें हीरे और मोती और जवाहरात निकलते हैं, इंसानों का ये जम्मे गफ़ीर एक कान की तरह है। उर्दू कारवां एजुकेशन एक्सपो और सर सैयद कॉलेज के ज़िम्मेदारान इसी तलाश में निकले हैं कि आइए हम शब व रोज़ की मेहनत से उन हीरों को तलाश करते हैं जो बेशुमार तलबा में छुपे हुए हैं। उसी की ये एक कोशिश है और उसी बेदारी के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। मुंबई की टीम
और माहिरीन तालीमात को आपके सामने पेश किया गया है। आइए आज के इस प्रोग्राम को बाबरकत और अल्लाह के नज़दीक सवाब के उस अज़ीमुश्शान मेयार तक पहुँचाने के लिए हम इसका इफ्तिताह कुरान करीम से करते हैं। मैं सर सैयद कॉलेज की तालिबा ख़ान आयशा मसरूर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान करीम की आयत से आज के इस बज़्म का आगाज़ करें। ख़ान आयशा मसरूर आपके सामने तिलावत के लिए आ रही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيम। मैं आज के इस प्रोग्राम के अगराज़ और मक़ासिद पेश करने के लिए आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो इस वक्त उर्दू के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में एक अलामत बन चुकी है कि सुबह से शाम, शाम से सुबह उनका एक ही काम है। उनका काम ये है कि नौजवानों में उर्दू की मोहब्बत पैदा करना, उर्दू की तरफ नौजवानों को राग़िब करना, उनके हाथ में कलम थमाना, ज़बान में बोलने की ताकत पैदा करना और जहन को उस सतह तक लेकर जाना कि जो आने वाले ज़माने में उर्दू का नाम रोशन कर सकें। मेरी मुराद मोहतरम फ़रीद अहमद ख़ान साहब से है। ये जो सर्दी की वजह से आपने अपने हाथों को दबाए रखा है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें थोड़ी सी जहमत देकर तालियों से फ़रीद अहमद ख़ान साहब का इस्तकबाल करें। वो आज के इस प्रोग्राम के अगराज़ और मक़ासिद पेश करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मोहतरम फ़रीद अहमद ख़ान साहब जो आज के इस प्रोग्राम के सदर है, उर्दू कारवां के सदर हैं और हम सब के सरपरस्त भी हैं। डायस पर मौजूद उर्दू कारवां की सरपरस्त आला डॉक्टर मसरत फिरदौस साहिबा, मेरे साथ मुंबई से आए हुए उर्दू कारवां के मुअज़्ज़िज़ अरकान मजलिस आमिला प्रिंसिपल साहिरा खान साहिबा, मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा, ब्रदर मोहसिन साहिल साहब और ख़ास तौर पर जनाब आमिर अंसारी साहब जो आज के इस खुसूसी लेक्चर के जो है
मरकज़ी किरदार हैं। फिर दिल्ली से आए हुए हमारे ब्रदर मोहम्मद फैज़ान साहब, जो अगर मैं कहूं कि आज एक ट्रेंगुलर सीरीज़ आपके सामने जो है पेश की जाएगी, तो उसका एक कोना जो है वो मोहम्मद फैज़ान साहब हैं, और अभी ब्रदर उमर फ़ारूक को जो है आवाज़ दी गई, जो आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये 3 हज़रात इहाता करेंगे। मैं सबसे पहले तो इस एजुकेशन एक्सपो जो है, जिसके रूह रवा ख़ास तौर पर बहुत सारी तंजीमें, लेकिन मरकज़ी किरदार माइंड्स इन मोशन फाउंडेशंस का है इसमें, और बहुत सारी औरंगाबाद की मुकामी तंजीमें इसमें ताउन करी हैं, जिनमें उर्दू कारवां औरंगाबाद भी शामिल है। तो इस नादिर मौके पर सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक बड़ी बात है, आम तौर पर हम मुसलमान बिलुमूम वसाइल का रोना रोते हैं, और अक्सर सरकारी इदारों पर हम लोग मुनहसिर होते हैं कि सरकार ये नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती है। सरकार और उर्दू का ताल्लुक बस एक इतना सा है कि एक कुछ रियासतों में ऐसी अलामती सिंबॉलिक तौर पर उर्दू एकेडमियाँ कायम की गई हैं, जो आमतौर पर मुतहरिक नहीं होती हैं, कहीं कहीं खाल खाल मुतहरिक होती हैं, अगर कोई अच्छा वहाँ पर उर्दू का खादिम मिल जाए, आशिक मिल जाए तो। उसके अलावा जो मरकज़ी हुकूमत है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जिसे हम NCPUL कहते हैं, पिछले दिनों मुंबई में यही दिसंबर के माह में एक बहुत सालों बाद मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उर्दू किताब मेला हुआ था। तो मैं औरंगाबाद की पूरी टीम को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि अपने रिसोर्सेज पर, अपने बुलबुते पर इतने शानदार जो है जिस आम खास मैदान में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। और मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था, उर्दू कारवां को पिछले बार भी यहाँ पर खिदमत का मौका दिया गया था। मैं उर्दू कारवां की औरंगाबाद की टीम का खास तौर पर मशकूर हूँ कि वो जो है यहाँ पर इतने अहम प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। अभी पिछले दिनों 26 नवंबर से मुंबई में उर्दू कारवां के 8वें अशरे उर्दू का जो है इनकाद हुआ, और अभी वो इनकाद मुकम्मल हुआ, और हमारी औरंगाबाद टीम ने उसको लगातार बढ़ाते हुए कल अभी जो प्रोग्राम किया, तो आप समझिए कि वो औरंगाबाद के टीम के अशरे उर्दू का हिस्सा था, जो कल यहाँ पर कैलीग्राफी का और पेंटिंग का जो नुमाइश खास तौर पर कल यहाँ पे मुकाबला हुआ, जिसमें बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1000 तलबा ने जो है उसमें शिरकत की। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ के सारे स्कूल कॉलेजेस इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझते हैं। मुंबई में भी जब NCPUL का उर्दू किताब मेला हुआ, तो मुंबई के बहुत सारी उर्दू तंजीमों ने उसमें इश्तराक किया, अपने अपने ज़िम्मे एक एक दिन लिए, एक एक दिन की मेज़बानी ली, और अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मैं जानता हूँ यहाँ के भी मुंतज़मीन ने कोई ना कोई अच्छा इंतज़ाम किया होगा। हमारे यहाँ पे 2 बड़े इदारे हैं, अंजुमन इस्लाम और अंजुमन खैरुल इस्लाम। तो उनके स्कूल और कॉलेजेस को पूरे 9 दिन का था वो मेला, तो उसमें हमने रोटेशन में कि भाई आज ये स्कूल या ये कॉलेज आएगा, सुबह के सेशन में ये आएंगे, दोपहर के सेशन में आएंगे, इस तरह से तरतीब दी थी। और इफ्तिताई सेशन में तो अज़दहाम था तलबा का, और इख्तितामी सेशन में भी आमतौर पर अज़दहाम होता है। मैं पिछले साल जब यहाँ पर आया तो उर्दू कारवां की औरंगाबाद टीम ने भी एक नायाब प्रोग्राम किया था कि औरंगाबाद के उदबा और शोरा को ख़ास तौर पर, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, कोई उसका मेयार बनाया था 10 या उससे ज़ायद किताबें, तो उन तमाम लोगों की तहनीत की गई थी। और जिन लोगों की तहनीत की गई थी उनमें से कुछ स्टेज पर भी पाए जाते हैं आज भी। तो उर्दू की खिदमत ये बोलने के लिए बहुत आसान काम है। उर्दू का ताल्लुक जहाँ तक है, तो मैं पिछले दिनों गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के एक डेलीगेशन में गया था, वफ्द में। वहाँ पर इलेक्शन से पहले की बात है, उर्दू के ताल्लुक से बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनके पेशगश के लिए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था जिसमें समाज के सभी तबके के लोग थे। तो बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात मेरी तरफ हैरत से देखने लगे जब मैंने उनसे ये कहा कि मैं उस उर्दू ज़बान की नुमाइंदगी करने यहाँ पर आया हूँ जो संस्कृत की गंगोत्री से फूटती है, और संस्कृत उसकी बड़ी माँ है, और उसी के
वतन से जो है बहुत सारी जबानें निकली हैं, उनमें से एक उर्दू है। तो वो सारे लोग सुन के हैरत ज़दा रह गए। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि संस्कृत और उर्दू का जो इतना कदीमी रिश्ता हो सकता है, कि उर्दू की जो है वो पैदाइश या उसका इब्तदाई दौर ही जो है वहीं से उसका आगाज़ हुआ था। अब बदकिस्मती से बहुत सारी वजूहात से मैं उनका इस अच्छे प्रोग्राम में जो है उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। बहुत सारी वजूहात से उर्दू के साथ यहाँ पर मुसलसल सौतेला सुलूक होता आ रहा है 1947 के बाद से लेकर अब तक के। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी इस बात को दोहराता हूँ कि चाहे 47 के बाद से हिंदुस्तान का मुसलमान हो या उसकी मादरी जुबान उर्दू, दोनों ही बहुत सख्त जान है। कितना भी दबाव, ये दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राफ, हमारा मिल्ली ग्राफ और उर्दू जबान का ग्राफ वो बतदरीज 1947 से लेकर अब तक ऊपर की तरफ ही रवा दवा है और इंशाअल्लाह यूं ही रहेगा जब तक ये नौजवानों के हाथों में उर्दू का परचम है। तो मैं इस बात पे बहरहाल दोबारा इजहार मसरत करता हूं कि हम सरकारी मसाइल पर दावा करना, उसके लिए जद्दोजहद करना वो हमारा दस्तूरी हक है, क्योंकि इस मुल्क के करोड़ों मुसलमान भी टैक्स अदा करते हैं और उन्हीं टैक्स से मरकजी सरकारें या रियासती सरकारों का बजट चलता है। तो उस पर हमारा भी हक है, वो कोई खैरात नहीं है जो हमें दी जाती है, बस तरजीहात की बात है। हम बात करते हैं उर्दू एकेडमी के दफ्तर को अच्छा कीजिए, उर्दू एकेडमी को तालीमी सरगर्मियों से जोड़िए, उर्दू घरों को आबाद कीजिए, उर्दू घरों की फंडिंग कीजिए। सिर्फ उर्दू घर आपने बनाकर दे दिए, चाहे शोलापुर हो, चाहे नांदेड़ हो, चाहे मालेगांव हो, और उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं। लेकिन होता यह है कि मुंबई हो तो वहां गेटवे पर एक शानदार मुशायरा करके एक खती रकम लाखों रुपए, हम लोग सोच नहीं सकते, बाज लोग कहते हैं 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च हुआ था। फिर यहां औरंगाबाद में भी तमाशा हुआ जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। तो हम सरकार से जायज मुतालबा करते हैं कि जिससे उर्दू का असल फला हो, लेकिन सरकार अपनी मर्जी करती है कि नहीं, हमको तो सूफियाना कव्वाली या सूफियाना म्यूजिकल प्रोग्राम पसंद है, हम वो करेंगे आपका, आप जो उर्दू वाले कहते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन हम अहले उर्दू, मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो लोग सारे मिलकर ये एजुकेशन एक्सपो कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है कि वो लोग ऐन हमारी मिल्लत की उर्दू जबान की और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जिस चीज की जरूरत है वो उसका सामान अपने बूते मुहैया करा रहे हैं। और ये उर्दू कारवां मुंबई और औरंगाबाद की आज का जो सेशन मुश्तरका कोशिश है, इसमें आपकी मुसलसल रहनुमाई की जाएगी पूरे सेशन में कि आप जो है 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। आमतौर पर हमारे बच्चों को वो सारे तो वो शोबे मालूम है जो आम है कि भाई हमको ये करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, नायाब शोबे, कि जिनके कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि ये भी कोई शोबे हैं कि जिनमें पढ़ाई करके करियर बनाया जा सकता है और तरक्की की जा सकती है। ब्रदर आमिर अंसारी इसमें बहुत माहिर हैं जो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। फिर दूसरी बात यह कि फंडिंग का भी मामला होता है कि आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि पढ़ना तो है लेकिन हमारे रिसोर्सेज, वालिदैन के रिसोर्सेज या आमदनी उसकी इजाज़त नहीं देते कि हम तालीम कैसे हासिल करें। तो उसके लिए हमारे ब्रदर उमर फारूक जो है आपको रहनुमाई करेंगे कि किस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट जो है स्कॉलरशिप को उनका हुसूल किया जाए। बहुत सारी स्कॉलरशिप, चूंकि यहाँ बच्चियाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी है जो खास बच्चियों के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। फिर ब्रदर मोहम्मद फैजान हैं जो आपके सामने खास तौर पर सरकार में आप देखते हैं कि जितनी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का जो रेशो है उसके हुसूल का वो बहुत ही कम है। तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरीके से कौन से रास्ते से रूट इख्तियार करके जो है उसमें जो भी मराहिल हैं, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे ओरल एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यूज़ हो, या उसका जो है उसकी ओवर एंड ऑल जो है किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए कि हम जो उसका हुसूल कर सके। ये तमाम बातें आपको इस अहम सेशन में मिलेंगी। और मेरी तलबा से, तालिबात से गुजारिश है कि वो कागज़ कलम तैयार रखें, बहुत सारी अहम बातों को आप नोट करते जाएं, ये आपके मुस्तकबिल के लिए ख़जाने की कुंजी साबित हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम फरीद अहमद खान साहब। आपने अपनी तमहीदी कलिमात में
आज के इस प्रोग्राम के बहुत अहम अगराज़ और मकासद और मेहमानों को मुख्तसर सा तारुफ भी पेश किया। हम आपके मशकूर हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और अफ़ियत के साथ उम्र तवील अता फ़रमाए और आपके साए को हम सब पर तादिर कायम रखे। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अब वक्त है हमारे इन मेहमानान के इस्तकबाल का। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज के हमारे इस एजुकेशन एक्सपो के आम खास के ग्राउंड पर जारी इस मैदान में जो एक तारीख़ी प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है, मैं आपके सामने ये बात फिर बताना चाहता हूँ कि उर्दू कारवां औरंगाबाद एजुकेशनल एक्सपो और सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। हमारे अगरचे के फरीद अहमद ख़ान साहब मुंबई से उर्दू कारवां के सदर और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वो हमारे सरपरस्त भी हैं और मेज़बान की हैसियत भी रखते हैं, तो हम आज के मेहमानान का इस्तकबाल उन्हीं के हाथों से कराना हमारे लिए और मेहमानों के लिए भी बाइस इज़्ज़ो शर्फ समझेंगे। इंतज़ामिया कभी कभी बिलखुसूस हमारे इरफान सौदागर सर की ये कोशिशें होती है कि वो कुछ हट कर करना चाहते हैं। आम तौर पर हम और आप देखते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसके इस्तकबाल में गुल पेश करते हैं। जो गुल कुछ घंटों के बाद मुरझा जाता है, उसकी खुशबू भी हवा में बिखर जाती है। लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि उस मेहमान के इस्तकबाल में किए जाने वाले पेश करदा चीज़ बाकी रहें और आने वाले मुसाफिरों को साए का काम देता रहे। हमारे साइड में आप देख रहे हैं खूबसूरत पौधे हैं। आज के हमारे मेहमानान के इस्तकबाल के तौर पर उनकी खिदमत में वो खूबसूरत पौधे हम पेश करने जा रहे हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहम्मद इरफान ख़ान सौदागर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहतरम फरीद अहमद ख़ान साहब का इस्तकबाल करें और उनकी खिदमत में खूबसूरत पौधा पेश करें। जी, ये बात भी आपके सामने मैं बता दूं कि ये जितने पौधे यहाँ मेहमानान की खिदमत में पेश किए जाने वाले हैं, ये MGM यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में परवरिश किए जाएंगे और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी इनके निगहदाश्त करने वाली हैं। मैं अब आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम फरीद अहमद ख़ान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आमिर अंसारी साहब की खिदमत में गमला और मोमेंटो पेश करें और आपकी तालियों का ये सिलसिला अगर दराज होता रहे तो हमारे मेहमानान के लिए भी ये बात बाइस हौसला रहेगी। जनाब अकबर कादरी साहब से भी दरख्वास्त हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अकबर कादरी साहब। हमारे दरमियान एक मेहमान मोहतरम मोहम्मद फैज़ान साहब मौजूद हैं। मैं फिर फरीद अहमद ख़ान साहब को ज़हमत देने जा रहा हूं कि वो गमले और मोमेंटो से सर का इस्तकबाल करें। फरीद अहमद ख़ान साहब मोहम्मद फैज़ान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं और आपकी तालियां उनका साथ दे रही हैं। जज़ाकल्लाह। मोहतरम सामईन, एक और हमारे दरमियान बेहतरीन स्पीकर मोहतरम उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उनका भी इस्तकबाल फरीद अहमद ख़ान साहब फरमाएंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि उनकी खिदमत में एक गमला और मोमेंटो पेश करें। ये वो पौधे हैं कि जिस पर मुस्तकबिल में आम लगने वाले हैं। हमने अभी तक दूसरों के लगाए हुए पौधों से आम खाए हैं, शायद आने वाली नस्ल इन पौधों से इस्तेफादा करेगी। मैं मोहतरमा
तबस्सुम नाटकर साहिबा का इस्तकबाल के लिए नफीसा मैडम से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपकी खिदमत में खूबसूरत गमला पेश करें। जी, हमारे दरमियान आरडीसी डीएड कॉलेज मुंबई से मोहतरमा सायरा खान साहिबा तशरीफ़ फरमा है। मैं उनके इस्तकबाल के लिए राशिदा मैडम से दरख्वास्त करता हूं कि उनका इस्तकबाल करें। उर्दू कारवां मुंबई टीम के एक फ़ाल रुकन मोहतरम मोहसिन साहिल साहब भी आज औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इरफान सौदागर सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहसिन साहिल साहब का इस्तकबाल करें। औरंगाबाद की कलमकार ख़वातीन की सरपरस्त, उर्दू कारवां की सरपरस्त, अपने पूरी यानी सिन्फ नाजुक होने के बावजूद मर्द आहन की तरह काम करने वाली मसरत फिरदौस साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं नफीसा मैडम से दरख्वास्त करता हूं कि आपका इस्तकबाल करें। मोहतरमा मसरत फिरदौस साहिबा का इस्तकबाल, आपकी तालियां। एक बेहतरीन स्पीकर जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और मुआशरे का एक बहुत अहम मौजू लेकर वो हमारे सामने हाजिर होने वाले हैं। आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे तलबा बड़ी मुश्किल से 10वीं तक पहुंचते हैं। कुछ बाहिम्मत होते हैं जो 12वीं पास करके ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि सच्ची बात यह है कि असल हुसूल तालीम का आगाज़ तो 12वीं के बाद होता है, लेकिन उस तरफ रहनुमाई न होने की वजह से बहुत से तलबा अपनी तालीम को मौकूफ़ करते हैं और आला तालीम की तरफ कदम बढ़ाने से वो रुक जाते हैं। एक ऐसे ही हसास मौजू को लेकर मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम आमिर अंसारी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप बेहतरीन करियर काउंसलर हैं, मुंबई काविश टीम के आप मेंबर हैं, इनकलाब जैसे एक मशहूर अखबार में आप मुस्तकिल मज़ामीन लिखते रहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जो दिमाग हालात की वजह से मुंजमद हो चुके हैं उन्हें हरकत में लाना, उन्हें उजालना, उछालना, रहनुमाई करना, मंजिल के निशान बताना, ये उनका एक अहम काम है। उठाओ तेशे इदराक ज़रा अहले फ़िक्र ज़रा, नए दिमाग तराशो नई सदी के लिए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और इस अहम उन्वान पर कि आला तालीम में मौक़े कैसे हो सकते हैं और उसकी रहनुमाई क्या हो सकती है। मोहतरम आमिर अंसारी साहब। आज का ये जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे मैं वीडियो कैमरे वाले जो हैं उनसे थोड़ा माजरत करूंगा कि थोड़ा सा मुझे एक जगह ठहर कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर मोमेंट होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आज का ये प्रोग्राम के मैं समझता हूं कि फरीद भाई के नज़र में भी और यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजर्स के नज़र में असल मेहमान हमारे तलबा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो टीचर्स हैं जो अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस से बहुत ही ज़्यादा एहतमाम के साथ इन बच्चों को तैयार करके लेकर आए हैं कि उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है इस प्रोग्राम से कि वाकई यहाँ पर इस सेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास मुफीद बातें उनके साथ में शेयर की जाएंगी। हम लोग अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ करते हैं कि उन उम्मीदों पर हम सब खरा उतरें जो एक्सपेक्टेशन के साथ आप यहाँ आए हैं। आमतौर पर हमारे जो तलबा व तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपसे गुफ्तगू हो तो प्रेजेंटेशन हमारा शुरू करें। और पता नहीं ये यहाँ से प्रोजेक्टर से प्रेजेंटर से चलेगा या नहीं, वहीं से ऑन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी दिलचस्पी कायम रहे इसलिए हमने सोचा है हम सभी स्पीकर्स ने कि आपको जो कुछ स्क्रीन पर नज़र आएगा और हमारी आवाज़ जो आपके कान में सुनाई देगी, दोनों का आप तालमेल बना कर रखें। मैं पहला क्वेश्चन सिर्फ ये करना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं
जो अभी इस साल एसएससी यानी कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? जरा हाथ उठाएं। ओके, कितने बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं? ओके, मेजॉरिटी 10th स्टैंडर्ड की। 9th वाले कितने हैं 9th स्टैंडर्ड की? ओके, दैट मीन्स हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। हम आपको मौजूदा जो जमाना जिस तरह से तरक्की कर रहा है उस तरक्की की मिसाल देने के लिए हम 3 छोटे छोटे वीडियोस आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप बहुत ही इत्मीनान से इन वीडियोस को आप देखें। मैं हमारे ऑडियो वाले बंदे से भी दरख्वास्त करूंगा कि वीडियोस के साथ में आप लैपटॉप का आवाज को आप सिंक्रोनाइज करें। ये शेर आपने जरूर सुना होगा, मैं चाहता हूं आप उर्दू वाले इस शेर को एक साथ पढ़ें। चलिए शुरू करें। क्या लिखा है? मैं वे हैरत हूं कि दुनिया। तो इसकी मिसाल हम लोग आइंदा वीडियो में देखेंगे। एक और क्लिक करें। एक हॉस्पिटल का वीडियो है, ध्यान से देखेंगे आप। आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो में एक एम्बुलेंस एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को लेकर पूना से मुंबई लेकर जा रहा है, एयरलिफ्ट करके, और उसे 83 मिनट में पूना से मुंबई लाया गया। और वो जो ऑर्गन है वो लाइव हार्ट है। क्या है? लाइव हार्ट, मतलब एक जिंदा दिल है जो किसी इंसान के दिल से जिस्म से निकाल कर एक दूसरे पेशेंट मरीज के जिस्म में उसको दाखिल करना है। और ये पूरा प्रोसेस करते वक्त उनको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग रहा है। पूना से मुंबई में बेलापुर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल। और 29 साल एक मरीज को ये दिल जो है, ये हार्ट जो है, वो ट्रांसप्लांट उसका किया गया और बहुत ही मामूली खर्च पर। ये एक मिसाल है कि मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं, हमारे पास चूंकि टाइम कम है। और एक और क्लिक कीजिए। हाँ, ये तो वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 2 महीना कबल 13 अक्टूबर 2024 का है। स्पेस साइंस की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब बर्पा हो चुका है और लगातार उसमें ये चीज जारी है। आपने देखा होगा स्पेस में जो जाने वाले रॉकेट्स होते हैं वो रॉकेट्स के साथ रॉकेट बूस्टर्स होते हैं जो इन रॉकेट्स को ऊपर लेकर जाते हैं। और पहली बार 13 अक्टूबर 2024 में इंसानी तारीख में एक बड़ा वाकया हुआ कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 22 मंजिला इमारत है कि हाइट, ऊंचाई है इसकी, जिसको रॉकेट बूस्टर कहा जाता है। इसको हवा में ही रोक लिया गया, मैकेनिकल आर्म्स के जरिए उसको लैंडिंग जमीन पर नहीं हुई बल्कि मैकेनिकल आर्म्स में हुई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं स्टूडेंट से, नेक्स्ट वीडियो को प्ले करने से पहले, ये जो कारनामा अंजाम दिया किस कंपनी ने अंजाम दिया है? हाँ, वहां से हाथ उठ रहा है। स्पेस एक्स, वेरी गुड। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। स्पेस एक्स के मालिक, दूसरा सवाल मेरा, स्पेस एक्स के मालिक, आप बैठ जाइए बेटा, आपके लिए ताली बज चुकी है। मैं चाहता हूं कोई दूसरी तालिबा गर्ल स्टूडेंट जवाब दे। स्पेस एक्स, हाँ, एलन मस्क। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए भी। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग हमारी आम जबान में कहते हैं ना कि उल्टी खोपड़ी होते हैं। मतलब दुनिया सोचती है ईस्ट की तरफ तो वो क्या सोचते हैं? वेस्ट की तरफ। तो एलन मस्क का एक बड़ा ख्वाब क्या है कि इंसानों को कहां बसाना चाहते हैं? वो मार्स में बसाना चाहते हैं। और उसी का एक स्टेप है ये, जिसको हम लोग माइलस्टोन कह सकते हैं। आप सोचिए, कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे आती है, अब तक के इसरो जो हमारा खुद का इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा, हमारे पास PSLV है, जब वो रॉकेट या सैटेलाइट ऊपर लेकर जाता है, उसका पीछे का हिस्सा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, वो सही सलामत नीचे नहीं आ पाता।
ये यूएस की जो नासा है उसके पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि रॉकेट बूस्टर को सही सलामत नीचे ला सके और उसको रीयूज कर सके, जबकि इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। तीसरा वीडियो हम लोग देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बड़े सहाफी हैं, इसका नाम आप शायद जानते होंगे। क्या नाम है इनका, बोलिए। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। क्या नाम है? बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे एक रोबोट डॉग। इसके बाद इनके हाथ में रोबोट डॉग है, मतलब रोबोट इंसान की शक्ल में देखा होगा, लेकिन एनिमल रोबोट आपने अभी देखा हो। ये वीडियो तकरीबन 1 साल पुराना है। सऊदी अरब में पूरा का पूरा रोबोट्स का एक एग्जीबिशन लगा था। ठीक है सर, इसको आगे बढ़ाइए। ये बंदा कौन था, कौन जवाब देगा? अब मैं जरा औरंगाबाद के स्टूडेंट्स की थोड़ी जनरल नॉलेज। हाँ, क्या नाम है बेटा? ध्रुव राठी। इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वीडियोस, बहुत ज्यादा एनालिसिस के साथ में अपनी बातों को दलील के साथ में रखने वाला ये बंदा। हमारा आज का सेशन हम लोग आगे बढ़े। करियर गाइडेंस के इस सेशन में जो तलबा और तालिबात यहां बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं, 3 बातों को नोट करें 3 वीडियो के बाद। पहली बात, यह जमाना कौन सा जमाना है? नॉलेज एक्सप्लोजन का जमाना है। टिप ऑफ द फिंगर आपके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंफॉर्मेशन। आप यहां बैठे बैठे आप अमेरिका, यूएस में क्या चल रहा है, अभी फिलवक्त विधानसभा में क्या चल रहा है, नागपुर के अंदर क्या हो रहा है, कितने मिनिस्टर्स ने अहद लिया, कितने मिनिस्टर्स को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, वो सब लाइव यहां देख सकते हैं। नॉलेज एक्सप्लोजन का जमाना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जमाना है कि आप लाइव वीडियो कुछ भी देख सकते हैं। मैंने पुराने वीडियोस आपको दिखा दिया यहां पर स्क्रीन पर। उसी तरह से ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये वक्त ऐसा है कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अगर आप छोटे से 10 बाई 10 के किसी कमरे में भी रहते हैं, वहां पर रहकर भी आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज आप ध्यान में रखें। इसका एडवांटेज हम ले रहे हैं या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखिए, हमने एक डेफिनेशन लिखा है, हु इज पुअर, गरीब कौन है। आप में से अगर मैं पूछूं कि गरीब कौन है, तो हमारा आंसर यही होगा कि जिसके पास क्या नहीं हो, पैसा नहीं हो। लेकिन हमने तारीफ क्या लिखी है? अ पर्सन हु डोंट हैव नॉलेज, अ पर्सन हु डोंट हैव अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अ पर्सन हु डोंट हैव एनी सोशल कॉन्टैक्ट्स। इस औरंगाबाद शहर में ही एक बंदा ऐसा है जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। हमने अभी परसों, आपको पता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर टेक फेस्ट होने वाला है, वहां पर यूपी का एक छोटे से गांव में रहने वाला, लखीमपुर, उस गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मुनीर खान है, उसका परसों एक खास जो है वो विजन आई एआई के नाम से एक चश्मा, एक स्पेकल जो है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस हैं, रिसोर्सफुल पर्संस हैं। यहां पर स्टेज पर आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, आपके स्कूल और कॉलेज के जो बहुत सारे टीचर्स, असातिज़ा हैं, वो हो सकते हैं। अगर आपके पास मालूमात नहीं है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप गरीब है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। देखिए, हम लोगों को मौजूदा जो जमाना है उसमें जो तरक्की हो रही है, जैसा मैंने कहा अभी कि पूरा का पूरा 22 मंजिला इमारत जैसी कोई लंबी चीज उसको जमीन पे आने से पहले रोक लिया गया, तो तरक्की तो हो रही है, उसका असर समाज के हर हिस्से पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले लोग पान बीड़ी सिगरेट की दुकान पर खड़े रहकर छुट्टे के लिए झगड़ा करते थे कि भाई आपके पास छुट्टा नहीं होगा तो क्या हमारे पास होगा? तो क्या आ गया, बोलिए? उसकी जगह क्या आ गया? छुट्टे से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या आ गया? बोलिए, जोर से बोलिए। ऐसी बहुत सारे ऐप आपके पास है, पेटीएम है, फोन पे है, आप डायरेक्टली 2 रुपए 5 रुपए से लेकर आप कितने भी रुपए उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका हो सकता है। तो जमाना तरक्की कर रहा है, तो आपको क्या लगता है तालीमी निजाम नहीं बदलेगा? एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा? गवर्नमेंट ने 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी तब्दीलियों के साथ एक बड़ा सा ड्राफ्ट भेजा और आहिस्ता आहिस्ता अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो इंप्लीमेंट होता जा रहा है। 2020 से, याद रखिए, ये स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं
आपका करियर अभी शुरू हो रहा है और तकरीबन 2028-2030 तक आप इस तालीमी निजाम का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर आप इस हिस्से में बदलने वाली चीजों से वाकिफ नहीं होंगे तो आपको तब्दीली का असर आप शायद नहीं झेल पाएंगे। 2028 तक यह पूरा का पूरा नया तालीमी निजाम हमारे तमाम इदारों में आहिस्ता आहिस्ता लागू हो जाएगा और उसकी चंद पॉइंट्स हमने यहां पर लिखा है क्या कि पूरा का पूरा सिस्टम अब एंट्रेंस बेस हो गया है। अगर कोई स्टूडेंट 12वीं साइंस में 95% लाता है 12th के बोर्ड एग्जाम में, लेकिन वो औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन के लायक एलिजिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ही और शी सिट फॉर नीट एग्जाम, राइट। कोई भी बच्चा बगैर एंट्रेंस दिए लॉयर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी आपको लॉयर यानी LLB की डिग्री नहीं दे सकती अनलेस एंड अनटिल आपको एंट्रेंस। तो पूरा का पूरा सिस्टम अब बोर्ड से हटाकर अब जो रटने वाला सिस्टम था, मेमोरी बेस वाला सिस्टम था, उससे हटाकर क्वेश्चन भी है आंसर भी है, आपको उसमें राइट आंसर पिक करना है। तो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज कितना है, आपका बेसिक नॉलेज कितना है, आपने चीजों को कैसे समझा है, कैसे पढ़ा है, कितना हजम किया है वाकई, उस पर आपको समझना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिबरलाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को गांव और देहात में, शहरों में उसको परमिशन मिल गई है। अब तक के महाराष्ट्र के अंदर चंद गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भरमार है। कई यूनिवर्सिटीज जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज थी उसका स्टेटस बदलता जा रहा है। उसी तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बदलते जा रहा है। अच्छा, मैं एक जनरल नॉलेज का टेस्ट आपसे वापस से करना चाह रहा हूं, जिसको आंसर आता होगा हाथ उठाएगा। मुझे ये बताइए, CA अगर बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसका 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कॉमर्स होना चाहिए? हाथ उठाओ जरा। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है, तो 11th 12th कॉमर्स से पढ़ना जरूरी है, ऐसा कितने लोग कहते हैं? ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, कैसे परखेंगे आप? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस स्टेज से मैं बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी बच्चा कोई भी स्ट्रीम से बन सकता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो। BSc होम साइंस करना है अगर किसी बच्चे को, मैं मुंबई की बात करता हूं, मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी 12th साइंस के बच्चे को ही या बच्ची को ही BSc होम साइंस करने की इजाजत देती है। लेकिन SNDT यूनिवर्सिटी वो साइंस का बच्ची हो या कॉमर्स की बच्ची हो या आर्ट्स की बच्ची हो, उसको होम साइंस में एडमिशन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह कि डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी बदल चुका है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से एडमिशन प्रोसेस पहले बहुत आसान हुआ करता था, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में फॉर्म भरिए, वहीं पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग जो है एडमिशन प्रोसेस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर सरा हम लोग जाते हैं। आपको चंद एंट्रेंस एग्जाम की मैं मिसाल देकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फैजान साहब इंशाल्लाह आपको कुछ चीजें बताएंगे, हमारे उमर फारूक साहब बताएंगे। लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और आप खुद जो स्टूडेंट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी मेहनत, जितना टारगेट, जितनी तवज्जो आप अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं या फाइनल एग्जाम को दे रहे हैं, आपको अब अपना वो जो गोल है, वो जो मरकज है ना, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको 8वीं 9वीं 10वीं से ही यह तय करना पड़ेगा कि कौन से शोबे में आपको जाना है, ताकि आप उस मखसूस शोबे में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर सके। यहां पर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नाम सुना होगा, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फैजान साहब बताएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उस लेवल की कुछ यूनिवर्सिटीज है, उसमें अगर नॉर्मल BA BCom BSc में भी एडमिशन लेना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, कौन से एग्जाम में बैठना होगा, CUET। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे और बच्चियां यहां पर आपके भाई बहन होंगे बड़े, उनको MA करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उनको MA करना है JNU से, उनको MA करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कर सकते हैं ना।
आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पर एडमिशन नहीं होगा, बल्कि पीजी CUET का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसी तरह से नीट, आपको पता है किस लिए होता है नीट? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बनने के लिए या मेडिकल के तकरीबन 9-10 कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन के लिए आपको नीट देना है। JEE किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग की फील्ड में, और इंजीनियरिंग में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको IITs कहा जाता है, जिनको IIITs कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा सत्य नडेला का, आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचई का, आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लीडर्स और बॉसेस का नाम सुना होगा। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो मालूम यह होगा कि वो IIT का प्रोडक्ट है। IIT खड़गपुर से पढ़े सुंदर पिचई, IIT दिल्ली का प्रोडक्ट है सत्य नडेला। IIT में जाना है आपको तो JEE मेंस और JEE एडवांस देना होगा। उसी तरह से JEE के नाम से हमारे दिमाग में इंजीनियरिंग आता है। आपको मैं बताऊं, साइंस का बच्चा नहीं है, आप कॉमर्स और आर्ट्स लिया है आपने, और आपको होटल मैनेजमेंट करना है। होटल मैनेजमेंट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको NTA बोलते हैं, वो एक अलग JEE एग्जाम कंडक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट कोर्स। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक गवर्नमेंट का कॉलेज है मुंबई के अंदर, उसके अलावा अभी 3 कॉलेजेस और हैं जिसमें JEE होटल मैनेजमेंट का जो होता है उसके जरिए एडमिशन होता है। ये आप देख रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम। आप जो है आप में से कुछ बच्चों को पायलट बनना है। किसी को पायलट बनना है? यहां पर औरंगाबाद से जो स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए, कोई बच्चा हाथ उठाएगा? बच्ची हाथ उठा रही है, जरा इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कम से कम इसका अज़्म और हौसला है। अच्छा, पायलट बनने के लिए सबसे अहम खूबी क्या है? चलिए बताइए, कौन पायलट बन सकता है? जिसको लंबी लंबी फेंकने आता हो, कौन पायलट बन सकता है? बताइए स्टूडेंट्स, बॉयज, क्या होना चाहिए पायलट बनने के लिए? जल्दी बताइए। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए कि बीमार आदमी प्लेन चला सकता है? फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और डेयरिंग होना चाहिए। मैं उस लड़की के लिए इसलिए ताली बजवा रहा हूं क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले डेयरिंग है। उसने ये सोचा कि हम लेकर जाएंगे 300-400 लोगों को आसमान पर लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे वापस। तो उस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं, पायलट बनने के लिए, फरीद भाई, पायलट बनने के लिए कितना पैसा लगता है? फरीद भाई बताएंगे 70 से 80 लाख रुपए। सिर्फ कितने रुपए? ओनली 70 to 80 lakhs, राइट? अब आप बोलेंगे कि सर आपने पहले बोला कि गरीब वो है जिसके पास नॉलेज नहीं है, अभी ले दे के फिर से आ गए ना पैसे की बात। तो आप इसका मतलब गलत बयानी कर रहे थे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, वाकई आज की तारीख में, आज के दौर में जिसके पास नॉलेज नहीं है वो वाकई गरीब है, क्योंकि पायलट जैसा कोर्स आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। 70-80 लाख रुपए नहीं है, आप कर सकते हैं। कहां से? आपको एक एग्जाम यहां पर दिखाई दे रहा है, NDA लिखा हुआ है उसमें, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना, यहां से बहुत करीब है। पुणे में पूरे हिंदुस्तान का इकलौता अदारा है नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहां पर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से दाखिले लिए था, आगे बढ़ रहा है PCM के साथ, वो बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एग्जाम देंगे और गवर्नमेंट उनको पायलट बनाएगी। अच्छा, पायलट कई दोस्तों को मैं जानता हूं, फरीद भाई जानते हैं, मोहसिन भाई जानते हैं, जो मुंबई में है और उनको जॉब नहीं है। 70-80 लाख रुपए खर्च करके पायलट बन गया, लेकिन जॉब नहीं है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में जो कंपनीज है, फ्लाइंग कंपनीज, वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर NDA में आपको एक तो रुपए पैसा खर्च नहीं करना है, आपकी फीस गवर्नमेंट देने वाली है, उसी तरह से आपका रहने खाने का खर्च गवर्नमेंट देने वाला है, आपका मेसिंग का खर्च गवर्नमेंट देने वाली है। इवन आप अगर छुट्टियों में अपने घर आएंगे तो 3 टायर AC का किराया मिलता है, प्लस मंथली स्टाइपेंड मिलता है, और आखिरी चीज कि आपको तोहफे में सजा कर क्या मिलेगा? एयर इंडिया, मतलब इंडियन एयरफोर्स क्या पायलट होंगे। समझ रहे हैं? आपको जॉब तलाश करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ने लाखों रुपए आप पे खर्च किए तो क्या आपको नौकरी के लिए बाहर भेजेंगे? तो मैंने क्या कहा, गरीब, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अभी स्कॉलरशिप का जब सेशन होगा, हजारों रुपए, लाखों रुपए अलग अलग ट्रस्ट दे रहे हैं, कैसे हासिल करना आप सुनेंगे।
उसी तरह से बहुत सारे बच्चे, मैं खास तौर पर जो लेफ्ट साइड में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तरफ बताकर बात आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारे हमारे ये बच्चे और बच्चियां वो ड्राइंग में, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग की वजह से उनके वालिदैन उनको साइंस स्ट्रीम में दाखिला दे देते हैं। लेकिन वो इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो साइंस में भी जाकर, मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो डॉक्टर बन गई और कैलीग्राफी करती है, जो इंजीनियर बन गए और जो टेकफेस्ट अभी होगा बॉम्बे में, वहां पूरी की पूरी बड़ी बड़ी वॉल्स वो इंजीनियर पेंट करते, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव माइंड है। लेकिन अब वो उन्होंने इंजीनियरिंग का रास्ता अख्तियार कर दिया। आप वहां पर नाम देखिए, डैट, यूसीड, NIFT, नाटा, ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जिन बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत है, कुछ बनाने की, कुछ अलग करने की सलाहियत है, कुछ अलग सोचने की सलाहियत है। जैसे ये ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, ये एक्सपो का एक हिस्सा है। इसका ये जो पूरा मंडप है, उसके अंदर जो पूरी डिजाइन है वो कैसी होगी, कितना और अच्छी हो सकती है, क्रिएटिविटी उसके अंदर और क्या लाई जा सकती है, वो ये सारे लोग तय करते हैं। यूसीड नाम के एंट्रेंस एग्जाम से आप में से कई बच्चे IIT बॉम्बे के अंदर जाकर बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, और जहां पर नॉर्मल सॉफ्टवेयर IT वाले बंदे को करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, वहीं पर डिजाइन फील्ड से आगे बढ़ने वाले बच्चों को भी करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। तो थोड़ा सा सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपको जो है वो जो नई यूनिवर्सिटीज जो बन रही है उसकी तरफ आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। आपके औरंगाबाद में यहां पर इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा MGM एक डीम यूनिवर्सिटी है। ऐसे कई डीम यूनिवर्सिटीज हैं जो नई यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा एक आजादी होती है, उनके पास अलग अलग कोर्सेज वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। वो सारी यूनिवर्सिटीज को जाकर खंगालिए आप। हमारी मुंबई के अंदर MIMS है, उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी जो अभी 2022-23 में शुरू हुई है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। उसमें सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर वो कोर्सेज शुरू किए गए। सर आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ स्किल्स के बारे में मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये बाद में थोड़ा सा स्लाइड आना चाहिए था, लेकिन बीच में आगे मैं बता रहा हूं आपको अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी डिग्री हासिल कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो तो आपको समझना है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको 2, 4, 5 स्किल्स, 6, 7 स्किल्स आपके अंदर आना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और पता लगाइए स्किल्स वैल्यूज फॉर 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स। तो उसमें 2-3 चीजें, 4-5 चीजें आएंगी कि लर्निंग बाय डूइंग। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, उसको लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप 10th में स्पेस मिशन पढ़ रहे हैं, आप 10th में जो है वो मिरर के बारे में या लेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप 10th में 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका यूज कहां होता है? जहाज का कैप्टन कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है, या स्पेस साइंस में इसरो वाले कैसे स्पेस साइंस का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ से। और दूसरा, आपको टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा। अब जमाना ये नहीं कि आप हम जैसे टीचर्स के भरोसे रहे। बहुत से अच्छे टीचर्स ने अपने वीडियोस बनाकर कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों को मिसाल देकर उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए। आपका बेसिक कंसेप्ट के आपको यूनिट्स का कन्वर्जन समझ में नहीं आता, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन 1/10 = 0.1 समझ में नहीं आता। आप ये सारे छोटे छोटे टेक्निक्स, ट्रिक्स, आप अगर टेक्नो सेवी हैं तो बहुत सारी चीजें आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, वो है आपका एक स्किल। आज दुनिया में कौन लोग राज कर रहे हैं पता है आपको? जो लोग बहुत अच्छे लीडर्स हैं। और लीडर कौन होता है? जैसे हमारे साथ हमारे लीडर मौजूद है फरीद खान साहब। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। हमारे वहां अक्सर मामला क्या होता है, ये बंदा जैसा देख रहे हैं ना, वैसे ही हमारा हाल होता है। अब्बा से पूछेंगे कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो बोलते हैं बेटे से पूछो वो क्या बनना चाहता है। बेटे या बेटी से पूछो क्या बनना चाहता है, तो बोलता है मेरे अब्बा जो बोलेंगे वही बनूंगा। अभी पूछे किससे? ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अब्बा ये चाहते हैं कि भाई ये बोलेगा तो बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होएगा तो, समझ रहे हैं अब्बा? और वो भी यही चाहता है स्टूडेंट के भाई अब्बा जो बोले, ताकि बाद में कुछ मसला हुआ तो अब्बा के गले आएगा। तो ये समझिए, आपको अगर आगे बढ़ना है,
आपको किसी भी शोबे में आगे बढ़ना है, चाहे आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के मैदान में, सोशल वर्क के मैदान में, लिटरेचर के मैदान में, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के मैदान में, आपको लीडरशिप क्वालिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो एक वीडियो देखिए आप, इस वीडियो जैसा आपका हाल हो सकता है। इसका ऑडियो लगा देना जरा, पीछे जाइए, पीछे जाइए, उसी को क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम लेगा वो। हाँ, देखिए कितना कंफ्यूज है हमारी तरह। गई भैंस पानी में। एक वीडियो और इसी के फौरन बाद छोटा सा है, देखिए उसी तरह का ये। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस बच्चे के जैसा शायद हाल हो जाए। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो ये जो क्वालिटी है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल, आप अपने अंदर पैदा कीजिए। अब ये कैसे होगा, उसमें सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से किन लोगों के साथ में हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स जिसको बोलते हैं, ग्रुप लीडरशिप जिसको बोलते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। 2-4 स्किल्स जो है उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल है, कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, और चौथी चीज आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारे बच्चों के अंदर आना बहुत जरूरी है। अब कई बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेज के अंदर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स या उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के लैब्स बनाने कि कैसे बच्चों के अंदर ये स्किल्स पैदा हो। आप में से कई बच्चे बहुत अच्छा बोल सकते हैं लेकिन वो डरते हैं, उनके अंदर घबराहट थोड़ा सा महसूस होती है, वो डर जाते। अपने अंदर का वो डर जो है ना, वो आप निकालिए। और यहां पर टीचर्स मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे क्लासरूम में अब इन बच्चों को बोलने का मौका देना जरूरी है। तो ये स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप होगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा है सर, थोड़ा आगे बढ़ाइए इसको। ये 3-4 स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप क्वालिटी, आज की तारीख में कॉर्पोरेट के अंदर या कोई भी, जिसे अभी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के बारे में सर बताएंगे, एक जगह पर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में फसाद हो गया है, वहां पर जो वहां का डीएम है, वहां का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसको क्विक डिसीजन लेना है। वो डिसीजन लेते वक्त उसके अंदर कौन सी स्किल्स होना चाहिए, वही तय करता है आईएएस के एग्जाम में उसके इंटरव्यू में कैसे सवाल उससे पूछे जाते हैं। उसमें से ज्यादातर ये सब क्वालिटीज वाले, जिसमें आप देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हमारे वहां मसला लेकर बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं। स्कूल में टीचर्स के साथ बैठेंगे तो वो इतने सारे मसाइल बताएंगे, प्रिंसिपल सर इतने सारे मसाइल बताएंगे, मैनेजमेंट वाले इतने सारे मसाइल बताएंगे, स्टूडेंट्स को बोलेंगे पढ़ाई कीजिए तो वो बहुत सारे मसाइल बताएंगे। मसले बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लीडर और आगे बढ़ने वाले कौन लोग हैं? जो मसले को लेकर
डुगडुगी बजा रहे हैं या जो मसले का हल पर काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पार्ले जी फैक्ट्री जानते हैं ना आप, मुंबई के अंदर है। वहां पर एक मसला था कि जो पैकेट थे, उस पैकेट को बनने के बाद कभी कभी ऐसा हो रहा था कि खाली पैकेट्स रैप हो जा रहे थे, मतलब बिस्किट्स उसमें इंसर्ट नहीं हो पा रहा था और वो पैकेट्स मार्केट में चले जा रहे थे। तो जब लोग मिलकर बैठे वहां के लोग कि भाई इसका प्रॉब्लम का हल कैसे निकालेंगे, किसी ने बोला ऐसे करना चाहिए, ये मशीन लगाना चाहिए। वहां के एक छोटे से बंदे ने, मोहसिन भाई क्या उसने सजेशन दिया कि जहां से पैकेट्स फाइनल स्टेज में जाते हैं वहां पर एक फैन लगा दो। फैन लगा देंगे तो रैपर अगर खाली होगा तो वहीं उड़ जाएगा और मार्केट में आपका नाम खराब नहीं होगा। बात समझ रहे आप? तो आज जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आ रहे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आपका मैथ्स वीक है, आपका मराठी वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, यह आपका मसला है ना। अब इस मसले को जब तक आप टैकल नहीं करोगे, जब तक आप इसको लेकर नहीं बैठोगे, जब तक इसके हल के लिए आप निकलोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, मुंबई के अंदर अभी 6 महीना पहले की बात है, एक लड़की ने सुसाइड किया। मां और बाप दोनों आईएएस, मां और बाप दोनों आईएएस, और बच्ची ने क्या किया? सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल हमारे बच्चे पढ़ाई के मैदान में और पढ़ाई के चक्कर में, या फिर पैसे कमाने के चक्कर में, या कभी छोटी शोहरत के, झूठी शोहरत के चक्कर में कभी कभी फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको मसले तो मिलेंगे लाइफ में, उसको टैकल करने आना चाहिए। आगे बढ़िए सर, ये सारी स्किल्स अपने अंदर जो है वो पैदा करने की कोशिश करें आप। मेरे 2-4 स्लाइड्स के बाद में हम लोग अपनी बात को खत्म करेंगे। एक एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, वो क्या है? नेवर गिव अप। वो बच्ची का वीडियो आप देखिए, वो किस तरह से एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुसलसल काम कर रही है। उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखिए आप, 3 हो गया, 4, 5, 6। बोलिए मेरे साथ और वीडियो के साथ बोलते रहिए आप भी। थक गई लगता। तो 16 अटेम्प्ट आप सोचिए, 16 अटेम्प्ट। आगे बढ़िए सर। 16 अटेम्प्ट किसको बोलते हैं? हमारे वहां एक बार कोई सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो बोलता है अम्मी अब पढ़ाई में मूड। और पेरेंट्स देखो, बीच में वो 11वें अटेम्प्ट में वो एक तरफ देख रही थी। ऐसा किसकी तरफ देख रही थी पता है आपको? वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रही थी कि कोई तो मेरी मदद करे। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा पैम्परिंग करने की वजह से भी हमारे बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, थक जाते, हिम्मत हार जाते। तो जहां जरूरत हो वहां हेल्प करनी चाहिए। ये कोई छोटा सा, मतलब छोटी सी एक कोशिश थी, लेकिन पेरेंट्स समझदार थे, उन्होंने उसको अकेले करने दिया, इसलिए वो कर पाया। तो आप भी, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी ये मेरे लिए एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप वो काम थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा सोच कर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सर, इसको भी आगे बढ़ने दीजिए। हम लोग 2-3 चीजें हैं, ये देखिए, 4, कम से कम 4 प्लेटफॉर्म आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा आप लोग को टेक्नो सेवी बनना जरूरी है। इसमें आप देख रहे हैं खान एकेडमी, सलमान खान, जो यूएस के सलमान खान है, ये हिंदुस्तान के सलमान खान नहीं। इन्होंने हजारों नहीं लाखों की तादाद में वीडियोस बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपनी खान एकेडमी पर डाल दिया। जिन बच्चों को आईआईटी में जाना है ना, 5वीं का बच्चा हो, 6ठी का बच्चा हो, इनका मैथ्स का वीडियोस देखना शुरू करें, उनके एग्जाम्स देना शुरू करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, विदाउट स्पेंडिंग अ पैनी, 1 रुपया खर्च करे बगैर आप आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। उसी तरह से कोर्सेरा है, यूडीमी, ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर कंप्यूटर के ऐसे कोर्सेस जो ऑनलाइन मोड से, जैसे आपको पाइथन सीखना है, आपको
जो है वो HTML सीखना है, आपको जो नॉर्मल कोडिंग सीखना है, आपको एनिमेशन सीखना है, आपको मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स आपको करना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको फिजिक्स और मैथ्स, आपको इकोनॉमिक्स सीखना है, वो सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे। उसी तरह से माइंडलस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो दोनों जो वेबसाइट है वहां पे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। मतलब जो कोर्स आपको मार्केट में 10,000 रुपए 20,000 रुपए के, वो यहां पर 200 रुपए के, समझ रहे आप। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ हम लोग मुंबई में हमारी उर्दू स्कूल के कई ऐसे बच्चे जिन्होंने यूडीमी और कोर्सेरा के छोटे छोटे कोर्सेज शुरू किया है और उनके पास इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स है। तो उसी तरह से आप भी ये काम कर सकते हैं। खान एकेडमी पे यही औरंगाबाद का एक बच्चा था, मेरे ख्याल से 5 साल पहले, वो जापान के कुछ बच्चों की मेंटरिंग करता था, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, आप सोचिए। तो यहां पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, इनको आप इससे एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, और आगे बढ़िए। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आज से 10 साल पहले थे ही नहीं। हम लोग 2008-2007 से करियर गाइडेंस के कोर्सेज पर स्लाइड्स बनाकर बच्चों पे जाके जो है बातचीत करा करते, लेकिन इस तरह की स्लाइड्स हमारे पास थी नहीं, क्योंकि इस तरह के कोर्सेज ही अवेलेबल नहीं। ये जो नए जमाने के कोर्सेज है, 2030 के कोर्सेज है, जिसको हम बोलेंगे व्हाट्सएप मार्केटर है, उसी तरह से ब्लॉगर है, कंटेंट राइटर है। आप naukri.com पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए कंटेंट राइटर के लिए जॉब इन औरंगाबाद, कंटेंट राइटर के लिए जॉब इन मुंबई, आप लोकेशन के साथ डालिए, आपको 3,000 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज मिलेगी और उसकी सैलरी आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और ये सारे अभी जो है ना इंडस्ट्री बदल चुकी है, आपको फुल टाइम जॉब ऐसा नहीं मिलेगा कि आप 9 से शाम में 5 बजे तक जॉब मिलेंगे। अभी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो GIG यानी गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये कि मैं मोहसिन साहिल सर को मैंने ये कहा कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है स्कूल का, मुझे वीडियो बनाना है, किताब बनाना है, ये फला प्रोग्राम करना है, मैंने सर के हवाले किया, सर ने अपना एक कोटेशन दिया, मैंने उसको सैंक्शन किया, 2 महीने का हम लोग दोनों का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मेरा काम वो करके देंगे, मैं उनको पे करूंगा। उसके बाद वो भी आजाद और मैं भी आजाद। अभी नौकरी का सिस्टम बदल चुका है और हमारे बच्चे अभी भी डिग्री लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वो अपने अंदर अगर स्किल पैदा करेंगे इस तरह की, कुछ ऐसी जो कोर्सेज यहां पे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहां पर UI UX डिजाइनर, आप मोबाइल पर देखते होंगे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर लाखों की तादाद में एप्स है कि नहीं, वो एप्स को बनाने वाले सॉफ्टवेयर लोग, बनाने के काम करने वाले अलग लोग हैं, लेकिन वो दिखेगा कैसे, कौन सी बटन ऑन करने पर कौन सी चीज आएगी, आगे कैसे होगा, बैक कैसे होगा, पीछे कैसे जाएंगे, कंटेंट में अंदर कैसे नजर आएगा, वो सबके सब कोरे होते हैं। उसको सॉफ्टवेयर IT का कुछ मालूमात नहीं है, वो लोग ड्राइंग और डिजाइन वाले लोग हैं, UI और UX डिजाइनर वाले। ये कोर्सेज घर बैठे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर आगे बढ़िए। ये 2030-2035 के वो ब्राइट ऑप्शंस, करियर ऑप्शन से जल्दी से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसमें आप देख रहे हैं IT इंडस्ट्री है, डेटा साइंस है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसी तरह से आप देख रहे हैं सोलार इलेक्ट्रिक जो है वो मोटर्स आ चुकी है, सोलार एनर्जी के पैनल्स लग रहे हैं। आज जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग सोलार पैनल्स लगवा रहे हैं अपनी कंपनी की छतों पर। उनका इलेक्ट्रिक बिल अगर लाख रुपए आता है, सोलार पैनल पर एक बार आपने खर्च कर दिया, वो इलेक्ट्रिक बिल आधा हो जाता है पूरा, और विद इन 3 इयर्स आपका पूरा का पूरा जो भी खर्च है ना, जो सोलार पैनल लगाने में लगा है, वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारें, मोटर्स, बाइक्स, वो सब आ रही। अभी पेट्रोल पंप स्टेशन की जरूरत नहीं है, अभी किसकी जरूरत है, चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है उसकी जरूरत है। तो आपको और हमको यह सोचना पड़ेगा, सोच समझ के करियर का इंतखाब करना पड़ेगा। बिल्कुल आंख बंद करके आप आगे जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट और आगे बढ़िए सर। ये बीवोक नाम के कुछ कोर्सेज है जिसमें बहुत ही बेहतरीन और यूनिक कोर्सेज है। जैसे आपने यशस्वी जायसवाल का नाम सुना है, यशस्वी जायसवाल कौन है बोलिए, इंडियन क्रिकेट टीम में अभी उनका सिलेक्शन हुआ है, नौजवान खिलाड़ी है। उनकी जिंदगी के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा? उनके वालिद साहब अंबानी अडानी कौन थे? आपको बताते हुए मुझे मतलब अजीब भी लग रहा है कि वो बंदा सर बॉल कीपर था। बॉल कीपर, बॉल कीपर मतलब आप और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने मारा, पीछे गया बॉल,
तो हम लोग चूंकि अमीर लोग हैं, तो मैं बॉल उठाने के लिए एक आदमी को रखा हूं। वो यशस्वी जायसवाल वो लड़का है जो टेंट में आजाद मैदान में बारिश के मौसम में भीगते हुए कैसे सोया, पानी पूरी की दुकान पर काम किया, दूध की डेयरी में काम किया, और अब वो जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। उसकी इनकम कुछ नहीं थी, अचानक उसकी इनकम अभी क्या हो गई, करोड़ों रुपए में आईपीएल में उसका ऑक्शन हुआ है। तो करोड़ों रुपए अचानक आ जाएंगे तो क्या होगा? एक कोर्स वहां पे दिख रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट लिखा हुआ है कि ये पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे सेव करना, कहां पे लगाना, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे आप देख रहे हैं टूरिज्म मैनेजमेंट है, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट है, उसी तरह से फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। ये सारे नए कोर्सेज की तरफ आप थोड़ा सा पता लगाइए कौन कौन सी है। उसी तरह से सर आगे बढ़िए, ये कुछ नए कोर्सेज है जो शायद आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसा फरीद भाई ने बताया आपको कि बीएससी इन फाइनेंस, एनएमआईएमएस के अंदर ये कोर्स शुरू है। मुंबई के बेशतर जो आईआरएस ऑफिसर्स है जिनकी पोस्टिंग मुंबई में होती है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, यानी उनको पता है कि जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, वो अपने ज्यादातर बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को बीएससी फाइनेंस करवा रहे। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहां पर ड्रोन ऑपरेटर है, ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है। जिन बच्चों का लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, उर्दू बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, इंग्लिश बहुत पावरफुल है, वो इंटरनेशनल रिलेशन। मैं अपने खुद के भतीजे की बात बता रहा हूं, 12 साइंस करने के बाद उसने बोला चाचा मुझे साइंस वाइंस में इंटरेस्ट नहीं है। अब हम लोग करियर गाइडेंस वाले, हम लोग बोल रहे हैं भाई साइंस लेकर तूने नीट और जेडबल कुछ, वो बच्चा बोला मेरे को कुछ भी अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश जबान में कुछ करना है। वो बच्चा आज टर्की के अंदर है। टर्की के अंदर जो यूनिवर्सिटी में था सेकेंड ईयर में, उसके अंदर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वो तकरीबन अभी 6 कंट्री, स्विट्जरलैंड, इटली, पोलैंड घूम चुका है। और उसका ज्योग्राफिया का जो लेक्चर है ना, वो जाके हिल पर होता है यूनिवर्सिटी का लेक्चर, कि देखो ये प्लाटो है, ये ऐसा है, ये यहां से ऐसा दिखता है, समझ रहे आप। और खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, तो अब्रॉड स्टडी यानी बाहर जाना ये भी बहुत आसान है। और जब वो ये सारी चीजें सीख लेगा तो इंटरनेशनल रिलेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें आप जो है वो काफी जो है उसमें इनकम आपको मिल सकती है। ये सारे कोर्सेज थोड़ा सा अलग टाइप के कोर्सेज है, पेन टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़िए सर, लास्ट 2-3 चीजें हैं, ये आप जरूर पता लगाइए अपने आप को। अगर आप बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है, मैं आपको कहूंगा प्लीज आप अपने टारगेट को मजबूत कीजिए, बड़ा बनाइए। इंडिया के अंदर आईएनआईज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तकरीबन 150 के करीब है। आप वेबसाइट चेक कीजिए, मतलब गूगल पे आप डालिए आईएनआईज, उसकी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आईआईटीज है, एनआईटीज है, एम्स है। ये सारे इंस्टीट्यूशन पे जाएं, आप इसमें दाखला लें। अभी हमारी स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल है, सुन लीजिए आप, हमारी स्कूल की एक बच्ची ने लास्ट ईयर 720 में से नीट में 715 मार्क्स लिए। एक्चुअली 720 था, लेकिन आपको पता है कि कुछ मसाइल हुए, उसके 5 मार्क्स कट गए। 715 लाख कर वो बच्ची कहां पर है पता है आपको? एम्स भोपाल में है। और एम्स भोपाल में 1 साल की फीस एमबीबीएस की 5,500 रुपए। सारी सहूलतें उसके पास है, जो उसको चाहिए मिलेगा, लेकिन फीस बिल्कुल मामूली। तो मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी फैकल्टीज है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर आईएनआईज को जो है ना वो करोड़ों रुपए में फंड देती है। उसी तरह से नेक्स्ट सर, नीचे लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये आईएनआईज की कुछ तस्वीरें हैं, यानी इंस्टीट्यूट के नाम है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। ये जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसके बारे में भी नहीं पता, जहां पर आईएनआई को, फॉर एग्जांपल आईआईटी को गवर्नमेंट जो है ना वो एक पर्टिकुलर छोटा आईआईटी है, बहुत नया आईआईटी है, उसको 100 करोड़ रुपए फंड देगी अगर वो आईएनआई में आता है तो। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है तो उस इंस्टीट्यूट को 1000 करोड़ रुपए का फंड है गवर्नमेंट का, समझ रहे हैं आप। तो ये इंस्टीट्यूट्स जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के, और वो कुछ प्राइवेट, बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा। हमारे कई बच्चे जेडबल देते हैं लेकिन बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्जाम देते ही नहीं। यहां से आप शुरू से ही एंड तक के आपको जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है। उसी तरह से आगे बढ़िए सर, लास्ट के 3-4 स्लाइड्स है और कुछ वीडियोस है जो पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। मेरी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। बहुत सारे हमारे बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके आसपास के लोग, उनके दोस्त, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो उनको डिमोटिवेट करते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या करना है।
अभी आपको पता है कल एक गोवंडी की लड़की, मुस्लिम बच्ची, उसका सिलेक्शन जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ही WPL में होता है। 1,90,00,000 रुपए में उसका ऑक्शन हुआ है। गोवंडी की लड़की, छोटे से घर में रहने वाली, समझ रहे आप? तो ये जो बड़े ख्वाब पहले देखना आप शुरू कीजिए। वो जब बच्ची अपनी स्टोरी उसकी आजकल के आप इनकलाब में देखिए और बहुत सारे न्यूज़पेपर में आई है, उस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बू को ताना देते थे लोग कि अपनी लड़की को क्रिकेट खिलवा रहा है, और आज जो है उसका सिलेक्शन हो गया तो शाबाशी के लिए और मुबारकबाद देने के लिए गुलदस्ते लेकर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये वीडियो देखिए क्या बोल रहा है ये, उसी पे क्लिक कीजिए ना सर। चलिए ठीक है, उसको जाने दीजिए। कामयाबी ना टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास अफसर ही अफसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी। ये जो तेरा वक्त है ये यारी का नहीं है बल्कि तैयारी का है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देखिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर होगी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन 12th फेल देखा है ना? समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक यू फिट इन हियर। नो सर, आई डू फिट। रियली? थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना। हाउ? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। और पानी पी सकता हूँ प्लीज? गुड। नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। पानी साफ है, यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। आगे नेक्स्ट, ऑफिसर साफ होना चाहिए चाहे बातें तो इंग्लिश बहुत बोले बड़ी। या हिंदी। इसी इंटरव्यू के इस जवाब पर ही शायद उसका सिलेक्शन हुआ था। और मनोज कुमार शर्मा आज मुंबई मतलब महाराष्ट्र के एक बहुत ही सर, बड़ी मैं आप पोस्ट जैसा पर है, बनना चाहता हूं। आईपीएस ऑफिसर है। कैसे बनूंगी सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। चीटिंग छोड़नी पड़ेगी भाई। आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़। यस सर। सर, नेक्स्ट वीडियो, इसको जाने दीजिए इसको, दोनों जाने दीजिए। तीसरा, हाँ, ये एक वीडियो बाद में आप लगाइएगा। ये 4 लोगों को तो आप पहचानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम है, नीचे कौन है जल्दी बताते जाइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके बाजू में कौन है? सर सैयद अहमद खान, उनके ऊपर कौन है? सुंदर पिचाई, वेरी गुड। ये चारों की बायोग्राफी या जितने भी कामयाब लोगों की बायोग्राफीज आप पढ़ेंगे ना, उनसे पूछेंगे, यहां जितने गेस्ट बैठे हैं उनसे पूछेंगे ना, सब लोग यही बोलेंगे हमारे पीछे, हमारी कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का हाथ। ये जो वीडियो आपको जो साहब दिख रहे ना हाथ पीछे बांधे हुए, इनका नाम है डॉक्टर वैल्यूम नाय। इनको शॉर्ट में बोलते हैं वैल्यू मनी भी। इनका वीडियो देखो आप। ये जो आईआईटी टेक फेस्ट बॉम्बे में होने वाला है ना परसों सर, उस आईआईटी टेक फेस्ट में वन ऑफ द चीफ गेस्ट है ये एक प्रोग्राम के, डॉक्टर वैल्यूम नाय। ये बंदा मद्रास का एक छोटे से घर में रहने वाला बंदा, जिसके घर में 5 भाई बहन और उसकी अम्मी के पास चंद भैंसें थी। वो भैंसों से ये दूध निकालती थी और रोजाना 10 रुपया उनको मिलता था वो दूध बेचकर। और इसने कहा कि मैं फॉर्चुनेट हूं, जरा वीडियो लगा के देखिए सर। मैं फॉर्चुनेट हूं मतलब मैं लकी हूं कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे मां बाप अनपढ़ थे। थोड़ा सा टाइम लेता है वो एक्चुअली। ठीक है, जाने दीजिए। चलिए, ये बंदा, मैं उसकी शॉर्ट में खाली बताऊं, 500 रुपए उसके जेब में था जब मुंबई आया था। बीएससी मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था, मुंबई आया, 500 रुपए था। 3 दिन तक के वो प्लेटफॉर्म पर सोया। उसके बाद बीआरसी की उसको वैकेंसी थी जिसके लिए वो बंदा आया था।
उसके बाद इसकी जिंदगी जो पलटी है, 2016 तक ये 500 रुपए वाला बंदा 5000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। आपने नाम सुना होगा थायरो केयर, जो थायराइड का जो पूरा लैब आपने सुना होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा थायरो केयर का लैब जो है इन्हीं के पास है। और इन्होंने अभी इनकी वाइफ का इंतकाल हुआ तो इन्होंने पूरा अपना वो थायरो केयर कंपनी भी बेच दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। ये बोलते हैं मुझे जीना नहीं है, मुझे जीतना है। क्या बोलते हैं ये? मुझे जीना नहीं है बल्कि मुझे जीतना है, और मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे बड़ा होना है। और एक से एक डायलॉग्स और एक से एक स्टोरी है, आप इनको देखने की कोशिश कीजिए। आखिर में लास्ट में उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खासतौर पे जिनके बच्चे नाकाम हो जाते हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा वीडियो है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। इनके वीडियोस भी बहुत सारे। ठीक है, अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी देर तक हमारी बात को आपने सुना। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं इसके बाद मोहम्मद फैज़ान सर, जो एक बेहतरीन करियर काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका उन्वान है वक्त की तंजीम कामयाबी की शाह कलीद। आइए आज के इस अहम स्पीकर को हम सुनते हैं। मैं मोहम्मद फैज़ान सर जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें आपकी तालियों के दरमियान आपके रूबरू करने की कोशिश कर रहा हूं। और उन्वान बहुत अहम है, वक्त की तंजीम। हम वक्त का सही इस्तेमाल करके कामयाबी को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये इसकी बेहतरीन मिसाल भी हमारे सामने पेश करने वाले हैं। मोहतरम मोहम्मद फैज़ान सर, आपके रूबरू। सौदागर भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग थोड़ा सा, बच्चे एक एक को सुनकर बोर हो चुके होंगे, बच्चों के कुछ सवाल लिए जाएं, फिर हम अपनी पीपीटीज या उसकी बात करेंगे, है ना। देखिए, आप लोगों की आंखों में ख्वाब हो, ये बहुत जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ख्वाब नहीं देखा? क्या हाथ उठाएंगे? कोई ख्वाब नहीं देखा? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है कि बिना ख्वाब के हैं। एक लाइन है, जिंदगी की खाक में रंग भर गए होते, काश मेरी आंखों में ख्वाब मर गए होते। तो आप तो उन लोगों में है कि आंखों के ख्वाब मार रहे हैं। दर बदर भटकना था नसीब अपना, कोई सदा देता तो ठहर गए होते। अब आप देखिए कि आपके ख्वाब आपको रोकने के लिए हैं या नहीं हैं। जो लोग अभी तक ख्वाब नहीं देखे हैं, वो आखिर ख्वाब कब देखेंगे कुछ भी बनने का? क्या आप कुछ वॉलंटियर्स पीछे माइक लेके जाएंगे जिनसे बच्चों से बात हो सके? मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं स्टेज से नीचे उतर जाऊं। कुछ सवाल आप लोगों के आए तो हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ें। इधर गर्ल्स जिन्होंने कहा था कि मेरी आंखों में ख्वाब नहीं, बेटा आप बताओगे कुछ कि आपने ख्वाब अभी तक क्यों नहीं देखा? कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, घबराइए बिल्कुल मत। हाँ बेटा, आपने इधर हाथ उठाया था ना, किसने हाथ उठाया था कि मैंने कोई ख्वाब अभी तक नहीं देखा है? नो इशू। एक साइंटिस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे जिसको स्कूल से भगा दिया गया था, क्या नाम था? नो, थॉमस एल्वा एडिशन। और उसको स्कूल की प्रिंसिपल ने एक लेटर दिया था कि ये आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, माने नो, थॉमस एल्वा एडिशन स्पेशल बच्चा था वो। और उस पेपर को मां ने बोला कि प्रिंसिपल ने आपकी खूब अच्छी तारीफ लिखी है और कहा है कि आपके बच्चे लायक मेरा स्कूल नहीं है, और पेपर को लपेट के रख लिया बच्चों को मोटिवेट करके। जब मां का इंतकाल हुआ उसके बाद वो पेपर बच्चे के हाथ लगा, तब तक बच्चा नहीं रहा। वर्ल्ड का एक फेमस साइंटिस्ट हो चुका था कि ये पेपर में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा किसी काबिल नहीं है। और उसकी हरकतें अगर आपने पढ़ी होंगी, जिन लोगों ने सुनी होंगी, कितनी मजेदार हैं। वो सवाल पूछता था। और एक्सक्यूज मी सर जी, वो 9 क्लास के सिलेबस में माइकल फैराडे जो थे उनको स्कूल से हकाल दिया गया था। अच्छा ठीक है, उनको भी निकाल भी दिया गया। ओके। और बाद में एक वो साइंस लैब में रखे थे, उसके बाद वो साइंसदान बने थे। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा बताओ, आपने ख्वाब क्यों नहीं देखा? बिल्कुल कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, थॉमस एल्वा एडिशन बेवकूफी वाले सवाल करने की वजह से निकाला गया, ये लोग बोलते हैं। कोई भी सवाल बेवकूफी वाला नहीं होता। हर सवाल कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी बदलता है।
उसने सवाल उसके सवाल देखो कि मुर्गी के बच्चे कैसे निकलते हैं, ओह, है ना। उन्होंने क्या किया कि बच्चों को अंडे लाकर रखा, उस पर बैठ गए, क्योंकि देखा था मुर्गी उस पर बैठती है ना। तो अब देखो ये सवाल हमारे लिए हंसने की चीज है ना, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट उसके नाम है। करीब 1024 पेटेंट उनके नाम है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं जिसको इतने पेटेंट मिले हों। तो अंदाजा लगा लीजिए चिड़िया कैसे उड़ती है। उसने दिमाग लगाया कि कीड़े मकोड़े खाती है, किसी को कीड़े मकोड़े खाने के लिए मोटिवेट किया। अब सोचो किसी को मोटिवेट करना है कि तुम ये खा लो और उड़ जाओगी, मुश्किल काम है ना। यानी कि कई स्किल्स, अभी जो स्किल्स की बात कर रहे थे ना सर, स्किल्स की जो बात है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, मोटिवेशंस, परसुएडिंग, बहुत सी चीजें ऐसी स्किल्स हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए दुनिया को बदलने के लिए, कुछ पाने के लिए। इसलिए सवाल से मत घबराइए, अपनी सोच से मत घबराइए। कोई सोच या सवाल छोटा नहीं है। जी बेटा बताओ। सर हमने अभी सोचे नहीं। किस क्लास में आप? 8 में हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? कपड़ों की फेरी करते। अच्छा, माशाल्लाह। तो सोचेंगी कब आप? इंशाल्लाह 10th में। 10th में नहीं, अभी सोचिए। कल कभी नहीं आता और कल आपको अक्सर लेट कर देता है। अभी से सोचो और देखो, आप ज्यादा नहीं 5 कैरियर ऑप्शंस रखो कि इन 5 में से मुझे किसी एक में बनना है, और ऐसे रखो जो इंटर रिलेटेड हो। दूसरा, एक और किसी साहिबा ने इधर बोला था कि उन्होंने भी ख्वाब नहीं देखा है। जी, इधर एक गर्ल्स ने और भी हाथ उठाया था कि उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा है। कोई शर्म नहीं बेटा, बिल्कुल यहां सीखने के लिए बैठे हैं हम लोग, और ये टीम पूरी आपकी उर्दू कारवां कोशिश कर रही है कि आप लोग कुछ सीख के जाएं। अक्सा अकबर खान। जी बेटा, आपने क्लास में। आपने कोई ख्वाब नहीं देखा? नहीं। क्यों? देखेंगे। कब? देखो सवाल होते ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, यही तो होते ना। कब देखेंगे? अब भी न जागे तो नींद में ही रहेंगे फिर। देखिए, जितनी जल्दी आप लोग ख्वाब देखते हैं, मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, बेटा क्या बनना चाहते हो? अक्सर मैं बच्चों से जब मिलता हूं तो यही सवाल पूछता हूं, चाहे वो क्लास 3rd 4th का हो या 10th 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो या मास्टर या PhD का हो। तो इसलिए ये सवाल तो मेरा बहुत जनरल सवाल है, और मैं बार बार देखता हूं कि लोगों के अभी भी विजन क्लियर नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि आप लोग अपना बिल्कुल टारगेट क्लियर करो कि मेरे दिमाग में मेरा विजन ये है, उसको विजुलाइज करो कि मैं अपने आप को पायलट समझूं। अभी मैं एक फोटो देख रहा था, एक बहुत छोटा सा कच्चा टूटा फूटा सा घर, और उसके घर के बाहर लिखा था IAS। यानी कि उस घर के अंदर रहने वाले बच्चे ने ये सोचा कि मुझे IAS बनना है, मेरे घर के बाहर IAS लिखना चाहिए। तो ख्वाब अगर अभी देखोगे तभी पूरे कर पाओगे। और इधर बॉयज में कोई ऐसा हो जिसने ख्वाब ना देखा हो? कोई नहीं है। चलिए, पेपर पेन तो ही आप लोगों के पास ना। देखिए, इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी भी फील्ड के, है ना, किसी भी फील्ड लोग, मैं बात प्रोसेस वर्ड यूज बहुत करते हैं ना, कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। प्रोसेस, 5 स्टेप का प्रोसेस है जिंदगी में कामयाबी, सक्सेस के 5 स्टेप। नोट कर लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए नोट कर लो। 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, 5 स्टेप है ना। नंबर 1, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नंबर 1, हम 1 by 1 इस पे फिर बात करेंगे। PPT इसलिए मैंने नहीं शेयर की कि पहले कुछ बात कर ले, फिर PPT हम आगे शेयर करते हैं। नंबर 1, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नंबर 2, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। 3, प्लानिंग टू यूज रिसोर्सेज। 4th, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। एंड 5th, थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखिएगा, अभी इसमें बीच में चीजें लिखनी है। 5th आपका रिजल्ट। चलिए, यहां पर कोई ऐसा है जो साइंटिस्ट बनना चाहता हो? एक सवाल है ना, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो पहला पॉइंट था ना, अब सवाल है हमें साइंटिस्ट बनना है तो क्या करें? कोई है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है? अभी आपने एक तस्वीर देखी थी, उसमें एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट दिखाए जा रहे थे। हाँ, कलाम साहब। तो कोई है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है? कोई भी? क्या हाथ उठाएगा कोई?
कोई नहीं साइंटिस्ट बनना चाहता है? चलो डॉक्टर बनना कितना अच्छा बेटा, साइंटिस्ट बनना चाहती माशाल्लाह, उनको माइक दीजिए जैसा। वैसे 2 वॉलंटियर हो और माइक अलग अलग हो तो बेहतर है, आसानी से वो हो। देखिए ये जो आपका 5 स्टेप ना, पहले स्टेप में हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बनने में, बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये सब चीजें तो आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे हम ना। क्या हुआ बेटा, किसको साइंटिस्ट बनना था? कोई नहीं है, हाथ उठा के भूल गए। चलो डॉक्टर किसको बनना है? डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला, बटन का माइक देना। देखिए जब तक आपको अपने चीजें ही नहीं क्लियर हैं कि क्या क्या करना है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, Firstly, we have to clear the NEET undergraduate exam, and then after that we have to clear the NEET PG, means postgraduate. बेटा बेसिक की बात करो कि आपको किस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी? Science 12th PCB. पीसीबी में कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी डिसाइडेड होंगे। PCB में अब अपने एफर्ट्स लगाने का, जितने आ गए। एफर्ट्स की बात की चीज है। देखो आपको बेसिक, आपको यानी कि 12th आपका पीसीबी ग्रुप से होना चाहिए। मार्क्स आपके काफी वैल्यू रखते हैं दोनों इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स में। जैसे कि जेई का, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? जेई के लिए कितने % मार्क्स चाहिए? नहीं पता जेई के लिए ना? कितने लोग हैं जो 11th 12th में हैं? कोई जेई के लिए कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। नीट के लिए कितने % मार्क्स चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। आप सोचिए कि जिनको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है उनको ये पता हो। मान लिया कि आपको पासिंग मार्क्स की कहानी सुनाऊं, पासिंग मार्क्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली गवर्नमेंट का एक एग्जाम हुआ और उसमें पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 40% था और उसके बाद मेरिट लिस्ट बननी है। बहुत से बच्चे फेल हो गए 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से। मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसी वजह क्या हुई कि आप इतने कम मार्क्स पे आ गए? 100 मार्क्स का पेपर था। बोले सर 100 मार्क्स का पेपर था तो मैंने ये सोचा कि 40 पे तो पासिंग है ही है, तो मैं 40 की मेहनत कर रहा था। 40 की मेहनत कर रहे थे तो उनको 38 मार्क्स मिले। समझ रहे हैं ना कि आपकी रिक्वायर्ड % जहां पर 60 है तब आप 80 का टारगेट लेकर चलो, तब आप 60 तक पहुंचोगे। अगर आपका रिक्वायर्ड % 75 है तो आप 90+ का टारगेट लेकर चलो। तो पहला स्टेप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए क्या जरूरी है? कितने लोग जो आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, कंबाइंड सिविल सर्विस बोलते हैं ना वो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। कितने लोग हैं जो आईपीएस बनने का ख्वाब देखते हैं? माशाल्लाह। अब आपको, आप भी, अरे वाह क्या बात है। अब आईएएस बनने के लिए क्या जरूरी है पता है कुछ? लीडरशिप एंड जनरल नॉलेज। आपको शायद मालूम हो कुछ लोगों को यहां पर कि जब आईएएस का एग्जाम होता है तो उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट प्री, दूसरा पार्ट मेंस, तीसरा पार्ट इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होता, बैठ जाओ बेटा, जो इंटरव्यू होता है एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। यानी कि जिसने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू के लिए आकर बैठा, 15 कैंडिडेट एक सीट्स के अगेंस्ट बुलाए गए। सिलेक्ट कितने को करना है? 14 लोग फेल हो गए। 14 लोगों को कैसे रिजेक्ट करते हैं? क्यों रिजेक्ट करते हैं? कभी सोचा इस चीज को? कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन, है ना, मैनेजमेंट स्किल्स। यानी कि अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो जो पहला पार्ट है आपका जनरल, उसका जो प्रीलिम्स बोलते हैं, वो तो जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे जीके की, कुछ ठीक है, आपको जीके पढ़नी है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को भी उसी हिसाब से तराशना है। पर्सनालिटी को, आपकी पर्सनालिटी ऑफिसर्स लायक होनी जरूरी है।
आप जब तक ऑफिसर्स लायक नहीं होंगे आप वहां पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। नॉलेज खूब होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको भी सिविल सर्विस में जाना है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें, डेली लिखने की आदत डालें, एटलीस्ट 2 पेज डेली लिखें। समझ रहे ना बात को? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखना ही होता है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो चाहे आपकी ऐसे राइटिंग हो, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब वहां पहुंच पाओगे। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो मेंस नहीं क्लियर कर पाते, प्री क्लियर कर लेते हैं। मेंस में उनको लिखना पड़ता है, और लिखने की प्रैक्टिस आप 1-2 साल में नहीं सीख सकते, है ना? तो जिनको जाना है यूपीएससी की तरफ वो पहले से लिखने की प्रैक्टिस शुरू करें। इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट की जो बातें हम कर रहे हैं, पहला स्टेप क्लियर है ना? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। दूसरा स्टेप है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। चाय तो सब पीते हैं ना? चाय के लिए सबसे जरूरी क्या है? कितने लोग कहते हैं कि दूध जरूरी है? बहुत से लोग हैं। तो कितने लोग कहते हैं चाय की पत्ती जरूरी है? हमने वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे जरूरी क्या है चाय बनाने के लिए? चाय की पत्ती। अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है, आप दूध, शक्कर, पानी लेकर अपना शरबत पीते रहो, गैस लेकर बैठे रहो, फिर चाय नहीं बनेगी। तो पहला देखो, इंफॉर्मेशन पे फिर वापस आते हैं। आपका इंफॉर्मेशन, चाय और कॉफी का डिफरेंस बताओ, है ना? चाय और कॉफी में फर्क क्या है? आप पहचानना नहीं आता, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कोई भी आपको सालन और चावल को मिलाएगा, कहेगा बिरयानी है, खा लो। होता है ना? जैसे आजकल पुलाव को लोग बिरयानी के नाम पे खिला देते हैं, होता है ना? तो इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर हो कि ये यही है, और आप उस पर अपनी पूरी वो रखते हो कि नहीं, मुझे कंफर्म है कि यही है, दूसरी चीज नहीं है। इसलिए अच्छी चीजों के बारे में आपका इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अब जैसे चाय बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? चाय की पत्ती, फिर सबसे जरूरी चाय की पत्ती थी। तो 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एसेंशियल एंड सप्लीमेंट। नॉन एसेंशियल कर सकते हो आप, अपनी लैंग्वेज में जो भी चाहो कर सकते हो ना। कुछ होते हैं, अब चाय आपने बनाई, चाय की पत्ती, दूध, शक्कर और उसके बाद इलायची भी डाल ली, कुछ और चीजें डालते हैं ना बनाने के बाद। ये आपके एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जो उसको और इनहेंस करते हैं। ऐसे ही आपके लिए किताबें कौन कौन सी जरूरी हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से जरूरी हैं। इंजीनियर बनना है, मैथ्स जरूरी है ना? बहुत से लोगों को इकोनॉमिक्स लेना होता ना, बीए इन इकोनॉमिक्स करनी है, इकोनॉमिस्ट बनना है। आपको पता है कि अभी सीयूईटी ने बहुत चीजें चेंज की हैं। लोग क्या करते हैं, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। ना भाई, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सर मुझे तो बीए इकोनॉमिक्स करना था। दिल्ली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका क्राइटेरिया है कि इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स होना जरूरी है। हम तब आपको बीए इकोनॉमिक्स कराएंगे, मालूम है? ऐसे आपकी यहां की यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना कि जिस कोर्स के बारे में आपने सोचा है उस कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना? तो आप समझ पा रहे हैं ना कि रिसोर्सेज। अब सब्जेक्ट का चूज करना एक रिसोर्स का फॉर्म फिल करेगा। किताबों का होना, मैगजीन्स का होना, जो भी एडिशनल चीजें आप जरूरी हैं उनका होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड आता है आपका, थर्ड स्टेप क्या बोला था मैंने? प्लानिंग टू यूज रिसोर्सेज। हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। नोट कर लो, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। भाई क्या आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है? ओहो, नोट कर लिया ना? अब देखो, क्या आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए आज की डेट में आपके पास प्लानिंग है किसी के पास प्लान की मुझे डॉक्टर बनना था और मैं आज से प्लानिंग शुरू करूं पढ़ना? क्या डॉक्टर बनने के लिए बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी ना? आपने जो भी साइंस आप पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th 9th 10th, क्या उसमें सही से मेहनत कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करना कि आप क्या वो कर पा रहे हैं। चौथा स्टेप क्या था आपका? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान।
हम देखो प्लानिंग में आप लोग नोट कर लो, आप कुछ गूगल कर लेना। हम करते क्या है प्लानिंग करने में, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले कि आप लिस्ट ऑफ टास्क्स बनाएं। नोट कर लो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टास्क बनाएंगे कि हमारी जिंदगी में कितने काम हैं, है ना। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमारे पास कितने काम हैं, लिस्ट ऑफ टास्क। देखो जिंदगी में टास्क आपके पास दो तरह की होती हैं, एक शेड्यूल टास्क हैं और कुछ अनशेड्यूल्ड टास्क हैं। नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। शेड्यूल टास्क एंड अनशेड्यूल्ड टास्क, दो ग्रुप में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ये हैं जो सुबह उठने से लेकर शाम रात तक आप लोग सोने तक करते हैं, हर रोज करते हैं, पता होता हमें ना। लेकिन कभी कभी कुछ अर्जेंट चीजें आ जाती हैं, कोई बीमार हो गया, कहीं जाना पड़ गया अचानक, है ना, कोई मेहमान आ गया, चीजें डिस्टर्ब होती ना। फिर आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे, चीजें मिल जाएंगी। आप गूगल करेंगे क्वाड्रेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्वाड्रेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। 4 क्वाड्रेंट समझ रहे हैं सब, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के आ रहे हैं ना। 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। अब आप अपने टास्क को एक तरफ लिखेंगे अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, समझ रहे ना, अर्जेंट नॉट अर्जेंट। तो ये जो पहला बॉक्स आएगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का आएगा। आप देखो कि आपकी कौन कौन सी टास्क आपकी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हैं। खाना खाना, सोना, पढ़ाई करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अर्जेंट कौन सी है। देखो जब आप बॉक्स बनाएंगे तो पहला बॉक्स बनेगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का, दूसरा बॉक्स नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट का, तीसरा बॉक्स अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, चौथा बॉक्स नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। आप गूगल करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आपकी जिंदगी की जितनी भी टास्क हैं उन टास्क को आप इस बॉक्स में कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों से मिलना, अभी जो सर कह रहे थे आमिर सर कि दोस्त आपके कैसे हों, है ना, दोस्तों से मिलना किस टास्क में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए अक्सर हम कहते हैं कि दोस्त बदल लो। एक लाइन लिखेंगे आप लोग, हिंदी लिखना पसंद करेंगे और इंग्लिश लिखना पसंद करेंगे या उर्दू, उर्दू। तो लिखिए आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, जिंदगी में अपना मकसद याद रखें। आप कुछ भी करें, जिंदगी में अपना मकसद हर वक्त याद रखें। अगर आपका ख्वाब आसमानों में उड़ने का है, अगर आपका ख्वाब आसमानों में उड़ने का है तो अपना वक्त बत्तखों के साथ तैरने में जाया ना करें। लिख लो, अगर आपका ख्वाब आसमानों में उड़ने का है तो अपना वक्त बत्तखों के साथ तैरने में जाया ना करें। याद रहेगा। अब आप देखो कि आपके सराउंडिंग कितनी बत्तख हैं। आप जिन दोस्तों के साथ बैठते हो क्या वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या आप किन किन लोगों के लिए बत्तख हो। अगर आपका ख्वाब आसमानों में बाजों के साथ उड़ने का है, शाहीन बोलते हैं ना, शाहीन बोलते हैं ना उसको, बाज को, शाहीन बनने का है तो शाहीन बनो ना। तो अपनी दोस्ती भी शाहीन के साथ करो, कौवों के साथ नहीं, बत्तखों के साथ नहीं। जो बनना चाहते हो उसके लिए कोशिश करो। ये स्टेप सारे क्लियर है ना। अब आते हैं, आपके कुछ सवाल होंगे, कैसे बने, कौन से कोर्सेज को चूज करें। अब सवाल हम ले सकते हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है क्या, हमें करियर गाइडेंस है, कोर्सेज पता है, लेकिन हमारा जो शेड्यूल है, डेली शेड्यूल, उसमें टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देखिए एक बात कही जाती है, सक्सेस इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अब आप एक काम करो, आज करके देखना, जब अभी वो करना तो, कि आपने कल पूरे दिन क्या किया, कल पूरे दिन, परसों पूरे दिन, 4-5 दिन पहले का बनाना शुरू करो। कल से शुरू करना कि मैंने कल पूरे दिन क्या किया, सुबह कितने बजे उठे, और हर एक का टाइम डालते जाना कि 7 से 8 हमने ये किया, 8 से 8:30 ये किया, 8 से 9 ये किया, है ना। पूरा एक लिस्ट बन जाएगी ना।
करीब 20-25 लाइन तो आप बना ही सकते हो अगर 1-1 घंटे का बनाओगे। तो उसमें उसके बाद एनालाइज करना 3-4 दिन बनाने के बाद कि कितना टाइम आपका कहां पर जा रहा है, कितना टाइम आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जिंदगी से 7-8 घंटे ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे चुरा ले जा रहा है कोई, जिसका पता ही नहीं चलता। हमने फोन खोला है एक मैसेज देखने के लिए, हम वीडियोस देखने लगे, होता है ना। यस सर। हम दोस्त देखो, एक अक्सर हम कहते हैं कि अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आता है, ध्यान देना, अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आता है विदाउट अपॉइंटमेंट, तो वो अपना टाइम पास करने आता है और आपका टाइम खराब करने आता है। कितने लोग इससे एग्री हैं? नहीं एग्री हैं, काफी लोग एग्री नहीं हैं। अब देखिए, आप किसी से मिलने कब जाते हैं? जब आप फ्री होते हैं ना। आप दोस्त को बोलते हैं पहुंचकर उसके घर के सामने, भाई बाहर निकल, मैं आया हुआ हूं। वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना घर में, उस वक्त पढ़ रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, सो रहा होगा। आप उसको जगा देते हैं, चल भाई खेलते हैं बाहर। आपने उससे अपॉइंटमेंट नहीं लिया ना। अगर वो पढ़ रहा है तो सबसे पहला नुकसान तो उसके पढ़ने का आपने किया। सो रहा है तो आपने उसका नुकसान उसके हेल्थ से किया ना। आप किसी के पास तभी जाते हैं जब आप फ्री होते हैं ना, तो आपका दोस्त भी बिल्कुल फ्री होकर ही आया होगा। तो आपको दोस्त को ना कहना सीखना होगा। आपकी जिंदगी में जो जरूरी है उसकी लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से फिर टाइम को आप वो करिए, डिवाइड करिए। और रोज आप एक टाइम टेबल अपना बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि 1-1 घंटे का, कि सुबह हम इतने से इतना ये करेंगे, इतने से इतना ये करेंगे, बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, है ना। तो आपका डेली का प्लान हो, आवरली बेसिस पे। डेली शेड्यूल फॉलो हो जाता है सर, पर जब अनशेड्यूल्ड टास्क उसमें ऐड हो गए या फिर कोई अर्जेंट, हमने आपको कहा ना अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, याद आ रहा है ना, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। आप जब गूगल करेंगे तो आप टास्क को उसमें रखना शुरू करेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास फोन आया कि मेरे कजिन हॉस्पिटलाइज हैं, ही इज कैंसर पेशेंट, मैं क्या करूं? आप बताओ क्या करूं मैं ऐसी सिचुएशन में? चले जाओ सर हॉस्पिटल। चला जाऊं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं गया। मैंने सबसे पहले फोन करके पूछा कि किस हॉस्पिटल में है और कब तक हैं, कब तक हैं। बोले कि अभी 3 दिन एडमिट रहेंगे। भाई 3 दिन में किसी दिन जाके देख लेंगे, कोई जरूरी कि अभी हमारे पास फोन है अभी भाग जाऊं मैं? समझ रहे ना कैसे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हमें मालूम हुआ कि कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल आराम से जाएंगे। आपका दोस्त आने को कह रहा है, दोस्त किस लिए आ रहा है, आप उससे सवाल करोगे ना। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा, मैं इसलिए अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको समझ में भी आएगा। मेरे साथ अक्सर होता है, भाई मैं आया हूं आपसे मिलने के लिए, वो पिछले 25 किलोमीटर दूर से मुझसे मिलने आया है। नहीं, मुझसे मिलने नहीं आया है। वो निकलता है जेएनयू से जामिया आने के लिए, जामिया मेट्रो स्टेशन पर उतर के मुझे फोन करता है कि मैं मिलने आया हूं। अगर वो मुझसे मिलने आ रहा होता तो मुझे फोन करके पहले आता कि भाई मैं मिलने आ रहा हूं। मैं वहीं बैठा हूं तो मना कर देता हूं, भाई नहीं हूं मैं, मेरे पास वक्त ही नहीं है मिलने का। तो अनवांटेड जो चीजें आती हैं ना, आप साफ मना कर दो, भाई मैं तो नहीं मिलूंगा। या आप झूठ बोल, थोड़ा सा झूठ बोलना वैसे गुनाह है, लेकिन कहीं कहीं पे वक्त बचाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूं भाई ओखला से बाहर हूं मैं, क्या करूंगा? भाई जो मिलने आएगा पता क्या आएगा ना, वो किसी और से मिलने आया था, शायद वो नहीं मिला इसलिए मुझसे मिलने आ गया। तो इसलिए ना कहना सीखो जिंदगी में। अपने आप को सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल, है ना। टाइम टेबल बनाओ, डेली का शेड्यूल हो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। इंशाल्लाह कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट कोई सवाल? नेक्स्ट का सवाल जी बेटा, आगे कोई गर्ल्स की तरफ से भी सवाल, इधर आगे एक है, गर्ल्स की तरफ से सवाल नहीं आ रहे हैं। सर यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं? देखिए यूपीएससी जो किसी भी एग्जाम के जो इंटरव्यू होते हैं उनके क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक नॉलेज टेस्ट होता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना। आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो रिटन टेस्ट में आपका चेक किया जा चुका होता है मैक्सिमम लेवल पर। यूपीएससी के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपसे जो सवाल किए जाते हैं उन सवाल के जवाब को आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, सराउंडिंग में जो बैठे लोग होते हैं ना वो उसको रीड कर रहे होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, आपके कॉन्फिडेंस को, है ना, आपके क्विक रिस्पॉन्स को, आप किसी केस को कैसे टेकल करेंगे उसको। आपको बताऊं इंटरव्यू की बड़ी मजेदार बात, जिन लोगों ने इंटरव्यू फेस किया होगा अपनी जिंदगी में, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, जैसे यहां से उतना दूरी है ना, जो पैनल होगा करीब करीब आपको 20 से 25 कदम चला के देखता है पहले।
आदमी चले थोड़ा सा, है ना, उसकी चलने से उसका कॉन्फिडेंस पता चल जाता है। एक इंटरव्यू में सिफारिश लगी थी, एक इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होना था किसी कोर्स में रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, उसकी खूब अच्छी से सिफारिश थी, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस पर एक डायलॉग जो है, जो पूछा लोगों ने, भाई सर आपको इतना कहा था, उसका कर देते, बड़ा ज़रूरी बंदा था। तो सर ने बोला यार उसको चलने की तमीज़ नहीं है, वो चप्पल घिसक के चल रहा था। जब हॉल में उसने एंट्री मारी ना, चप्पल उसकी आवाज़ करती हुई चल रही थी। होती ना आप लोगों के साथ, बस लोग चलते हैं चप्पल घिसकर। तो आपका चलना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, पहला किसी भी इंटरव्यू के लिए। दूसरा आपका ड्रेसिंग सेंस। बहुत से लोग ड्रेस पहन लेते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उस ड्रेस को पहनने की आदत नहीं होती, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने ड्रेस पहन लिया। अब ड्रेस पहना तो जाहिर सी बात है कि चल नहीं सकते हैं। अभी मुझे कुछ एग्जाम के कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कराने थे, खासतौर से फीमेल को, भाई जो साड़ी पहननी है लाओ, पहले पहन लो, घूम फिर के देख लो, उसके बाद इंटरव्यू की हुआ जाना, कि आप वहां अनकंफर्टेबल फील ना हो, है ना। ये तो आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही ना। अभी आप बोले नहीं, अभी सिर्फ चल रहे हैं, जाके बैठ रहे हैं, बैठने का स्टाइल। उसके बाद अब आपका मुंह खुलेगा जब आपके सामने सवाल आएंगे, और सवाल एक साथ इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे। अब किस सवाल को कैच करके कितना आप जवाब देते हो। आप जवाब देना शुरू करते हो, आपको आधे पे रोक दिया जाता है, बस बस दूसरा सवाल लो, है ना। तो जो क्विक आपका ये ना, एक इसको कंप्यूटर में वर्ड यूज करते हैं डेटा रिट्रीवल। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना बोलने की प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतनी तेजी से आपके वर्ड्स ऑर्गेनाइज होंगे। जी मुझे लगता है 2-4 सवाल इधर गर्ल्स से ले लेते हैं। और सवाल? इसलिए अपनी पर्सनालिटी पे अभी से काम करना शुरू करो। आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, आप इवेंट्स होते हैं उसमें वॉलंटियर्स बनो। जी जी सवाल लिख पढ़ बेटा। जी इधर गर्ल्स से सवाल नहीं आ रहे हैं? क्या इधर गर्ल्स के पास सवाल नहीं है? यस बेटा, माइक दो इनको, भाई इनको माइक दे दो। देखिए सवाल इसलिए पूछो कि आपको सीखना है। इधर भी माइक देना, 2 लोग थे ना, एक माइक इधर भी देना। जी बेटा। सर अगर हमें आईएएस ऑफिसर बनना है तो सर उसके लिए अगर 11th में साइंस सब्जेक्ट लिए तो सर फिर भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, सब्जेक्ट डज नॉट मैटर। तो सर उसके लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है? देखिए जो आप अगर यूपीएससी का सिलेबस आपने देखा हो तो उसमें 2 पार्ट होते हैं ना प्रीलिम्स में। यस सर। 2 पार्ट का मतलब पहला पार्ट आपका जीएस बोलते हैं, GS1 कहलाता है। दूसरा पार्ट आपका होता है GS2, जिसे हम सीसैट के नाम से जानते हैं। सीसैट में रीजनिंग, जीके, मैथ होती है ना। ठीक, बस 2-3 मिनट। अब आप क्या करते हैं, जो GS1 पेपर है ना, GS पेपर 1, उसमें आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आता है। तो आप अगर यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सब्जेक्ट चूज करते हुए 11th में वाइजली चूज करें, ठीक है ना। अगर 1-2 सवाल हो तो और ले लेते हैं, अदरवाइज इसको हम वाइंड अप करते हैं, बाद में ले लेंगे। सर अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सी चीज़ में अच्छा है या नहीं है, तो वो उसकी एबिलिटी कैसे पता चले? एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है बच्चों का, बच्चों की अंदर एबिलिटी क्या है। असल में पीपीटी लाया था लेकिन वक्त इतना नहीं था कि हम पीपीटी पे बात करें। तो आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो अपना टेस्ट करे कि आपका इंटरेस्ट पता चले कि आपकी एबिलिटी किस डायरेक्शन में जाने लायक है। जैसे एक बच्चा कहता है मुझे एयरफोर्स में जाना है और उसकी आंखें कमजोर हैं, क्या जा सकता है? क्या उसको पुलिस में जाना है? अब पुलिस में जाना है तो यानी कि फिजिकली फिट होना जरूरी है, उसको कुछ इश्यूज हैं। तो अपने कैरियर को चूज करने के लिए अपनी एबिलिटी को पहले आप वो करें। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट फ्री में भी होता है, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। तो उसको आप लोग एक बार ऑनलाइन फ्री में अडॉप्ट करके देखें ना। वहां कुछ सवाल होते हैं, उनके आप जवाब देंगे, फिर आपको एनालाइज करके बताइए कि आप में ये एप्टीट्यूड अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। एक अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। अगर किसी बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसे 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना बेस्ट रहेगा? एक तो देखिए आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है उसको लीजिए, लेकिन एडिशनल जो सब्जेक्ट्स मैंने बात की है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स, इनकी सबकी बेसिक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो बेहतर यही होता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ें। और अभी से अगर प्लानिंग है जाने में तो सच में तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों हम बाद में पढ़ने के ऊपर डालें?
कि पहले नहीं हम तो MBBS करेंगे, उसके बाद हम फिर से सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, तो वापस आके आपको उतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। या सर फिर बेस्ट किताब कौन सी होंगी? बेटा कोई भी किताब सिंगल बेस्ट नहीं होती है। जब आप वहां पर पहुंचेंगे ना, अभी तो आप 11th 10th करेंगे, अभी NCERT को खूब अच्छे से पढ़िए। NCERT की कहते हैं ना बेसिक चीजों को पढ़िए, बेसिक पे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यस सर। बस क्वेश्चंस थोड़ा लेंथ बना दिया जाता है। ओके, थैंक यू, सॉरी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त की कमी है, 2 बजे हॉल हमको ये देना है, इसलिए हमने सर के बहुत सारे सवालात बच्चे करना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं मिल सका, माजरत चाहते हैं। सिर्फ एक ऐलान कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि जो भी बच्चे आज यहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं उनको माइंड्स एंड मोशन एंड एजुकेशन एक्सपो की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए जाने वाले हैं। वो उनके टीचर्स के पास दे देंगे कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम अटेंड किया। खूबसूरत सा सर्टिफिकेट आपको आपके टीचर्स के हवाले कर दिया जाएगा। थैंक यू।